रिंग के बाद दरवाजा खुला। सामने बिखरे बाल, गंदे कपड़े और थकी हुई लड़की को देखकर रीति की जोर से चीखने की आवाज आई। ये रीति थी, इस थकी सी लड़की की बचपन की दोस्त प्रेक्षा। प्रेक्षा, तुम यहाँ इस तरह, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हुआ क्या है? तुम तो अपने पापा के पास गई थी ना, तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? रीति, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, जितनी जल्दी हो सके। दोनों ने अपने जरूरी सामान और पैसे और कुछ जोड़ी कपड़े एक बैग में डालकर जल्दबाजी में घर से निकल गईं। कुछ ही देर में दोनों रेलवे स्टेशन में पहुंच गई थीं। टिकट लेकर प्रेक्षा ने रीति का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ गई। इधर उन दोनों लड़कियों के निकलते ही कुछ लोग उस बिल्डिंग में आए। पूरा कमरा खाली पड़ा था। उनमें से एक आदमी ने कहा, फोन किया? तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ मिल गई लड़की, उसे जल्दी लेकर आओ। आदमी, सर वो लड़की भाग गई। दूसरी तरफ से, अरे ऐसे कैसे भाग गई? क्या कर रहे थे तुम सब? एक काम ठीक से नहीं कर सकते? किस बात की सैलरी लेते हो तुम सब? अब मुझे फोन तभी करना जब लड़की मिल जाए ट्रेन में। प्रेक्षा, रीति, अब से तुम उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। बात समझ में आई रीति? पर बात क्या है? प्रेक्षा, देखो रीति, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगी, अभी चुपचाप जितना बोला है उतना करो। रीति, ठीक है यार, अब जब तुझे बताना हो बता देना। प्रेक्षा, ओके, अब चुपचाप सो जाओ। कुछ घंटों बाद दोनों लड़कियां दिल्ली स्टेशन में उतरती हैं और ऑटो लेकर एक होटल में स्टे करती हैं। सफ़र की थकावट की वजह से दोनों ही कुछ ही देर में सो जाती हैं। शाम को जब दोनों उठती हैं तब उन्हें ख्याल आता है कि अमरपुर भागने के चक्कर में उन लोगों ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। होटल से निकलकर दोनों बाहर से खाकर आती हैं। रीति, तो अब तूने क्या सोचा है? प्रेक्षा, मैंने हमारे लिए टीआरएस कॉलेज में मिड में एडमिशन के लिए सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली है और कॉलेज डॉर्मेटी में रहेंगे। अब हम सेफ हैं। दूसरे दिन टीआरएस कॉलेज। रीति और प्रेक्षा कॉलेज गेट से एक साथ अंदर आती हैं। प्रेक्षा, उम्र 20 साल, 5 फुट हाइट, गोरा रंग, भूरी पर छोटी आंखें, कुल मिलाकर तीखे नैन नक्श वाली खूबसूरत है अपनी हीरोइन। रीति, 5.8 हाइट, उम्र 20 साल, गेहुआ रंग, नॉर्मल फेस की लड़की है जो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा ही रही थी कि प्रेक्षा जल्दबाजी में किसी से टकराकर गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे गिरने से बचा लिया। ये वही शख्स था जिससे प्रेक्षा टकराई थी। उसने गुस्से से सर उठाकर सामने देखा तो एक पल को उसकी नज़र उस लड़के पर ठहर सी गई। लड़के की उम्र 24 के आसपास, हाइट 6 फुट, काली बड़ी आंखें, लंबी नाक और पतले होठ, सांवले रंग के साथ बहुत स्मार्ट लग रहा था। लड़का सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। प्रेक्षा ने उस लड़के से अपनी नज़र हटाई और संभलते हुए बोली, दिखाई नहीं देता है क्या? गिरा दिया हमें। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो प्रेक्षा ने नज़रें उस लड़के की तरफ की तो पाया लड़का उसे बड़ी शिद्दत से देख रहा है। ओ हेलो, आप पागल वागल हो क्या? गलती की और सॉरी भी नहीं बोला? मतलब हद है, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, गूंगे हो क्या? तभी लड़के ने हल्के से अपनी तर्जनी प्रेक्षा के होठों पर रखते हुए बिल्कुल सर्द आवाज में कहा, चुप, बिल्कुल चुप। तब से सिर्फ सुनी तो रहा हूँ, जब बोलने दोगी तब तो बोलूंगा ना। उतना बोलकर लड़के ने अपना हाथ हटाया और बोला, सॉरी बट गलती आपकी भी है, आपको भी देखकर चलना चाहिए था। इतना बोलकर वो लड़का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। लड़का आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई, अभ्युदय राणा। जी हाँ, हमारे हीरो का नाम अभ्युदय राणा है। अभ्युदय पीछे पलटकर, हाँ बोल, अब क्या हो गया तनय? तनय, तेरे डैड का कॉल आया था, तूने फिर घर जाने से मना कर दिया। क्यों करता है ये सब? तेरे अकेले के कुछ करने से सब बदल जाएगा क्या? अभ्युदय, पहली बात वहाँ इंसान नहीं रहते और दूसरी बात मुझे नहीं पता मेरे अकेले के करने से कुछ बदलेगा या नहीं, लेकिन बदलाव की शुरुआत कोई एक ही करता है। इतना बोलकर अभ्युदय अपने बाल में हाथ फेरते हुए आगे बढ़ गया। तनय भी अपना सर झटक कर अभ्युदय के पीछे बढ़ गया। प्रेक्षा अभ्युदय को जाते हुए देखती रही। तभी रीति ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, चला गया वो। चुटकी की आवाज सुनते ही प्रेक्षा
होश में आते हुए मुंह बनाकर बोली, बहुत ही बदतमीज लड़का था। फिर रीति को लेकर जाते हुए बोली, चल प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, यहाँ टाइम पास कर रही है। इतना बोलकर दोनों प्रिंसिपल ऑफिस जाकर अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट से रिलेटिव सारे वर्क कंप्लीट करती है। दोनों ऑफिस से बाहर आते हुए अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गईं। क्लास में आते ही दोनों एक साइड की सीट पर बैठ गईं। फर्स्ट पीरियड आते ही प्रोफेसर क्लास में एंट्री करते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक साथ उन्हें विश करते हैं। प्रोफेसर प्रेक्षा और रीति की तरफ देखकर मुस्कुराकर, आप दोनों के बारे में मुझे बताया प्रिंसिपल सर ने। आपने सेकेंड ईयर मिड में एडमिशन लिया है। मैं आपका केमिस्ट्री एचओडी हूँ। नोट्स की ज़रूरत हो तो क्लास इनकी हेल्प कर दीजिएगा। इतना बोलकर प्रोफेसर क्लास लेने लगे। क्लास का टाइम हो जाने पर प्रोफेसर क्लास से बाहर जाने लगे। जाते वक्त फिर से एक नज़र प्रेक्षा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए चले गए। प्रेक्षा को उनका इस तरह से मुस्कुरा कर जाना थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने अपना सर झटक दिया। दूसरी तरफ अभ्युदय बार बार उस छोटी हाइट वाली लड़की के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कंधे पर एक पहचाना सा टच महसूस करके उसकी तरफ पलटा और खुश होकर बोला, भाई आप। सामने वही प्रोफेसर खड़ा था। हाँ, मैं क्यों नहीं आना था क्या? अभ्युदय, ऐसा नहीं है भाई। देखा आपने कुछ पता किया उसके बारे में? प्रोफेसर, हाँ पता किया। प्रिंसिपल ऑफिस में मिड में एडमिशन लिया है। प्रेक्षा नाम है। उसके साथ उसकी फ्रेंड है रीति। दोनों कॉलेज की डोरमेट्री में रहती हैं। बाकी का तू खुद पता कर लेना। अभ्युदय, थैंक्स भाई, इतना काफ़ी है। इतना बोलकर वो चला गया और प्रभाव मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस में चला गया। ये थे प्रोफेसर प्रभाव राणा, अभ्युदय के बड़े भाई, जिनके साथ अभ्युदय कॉलेज के पास ही फ्लैट में रहता है। इधर कुछ दिन से प्रेक्षा अपने चेहरे पर किसी की नज़र तब इसको महसूस करती तो थी, पर आसपास किसी को न देखकर इग्नोर कर देती थी। ऐसा ही कुछ आज भी उसे महसूस हुआ था। उसने देखा तो कोई नजर नहीं आया, तो वह सर झटक कर आगे बढ़ गई। 2 दिन से रीति बीमार थी, तो उसे कॉलेज भी अकेले आना पड़ रहा था। परेशान सी प्रेक्षा को सोचते हुए फिर आगे बढ़ गई। प्रेक्षा के जाते ही एक कोने से अभ्युदय बाहर आया और उसके साथ सेकेंड ईयर का एक लड़का भी था, जो अभ्युदय को कुछ बता रहा था। सर, अब तो हमने आपको सब बता दिया है, अब क्या हम जा सकते हैं? इतना बोलकर वह डरते डरते अभ्युदय की ओर देखने लगा। अभ्युदय बोला, जाओ और ध्यान रखना, उसे क्लास में कोई परेशानी ना हो, अब जाओ। इतना बोलकर अभ्युदय भी आगे बढ़ गया। उसके जाते ही उस लड़के ने मन ही मन कहा, अजीब सीनियर है। एक लड़की की इतनी फिक्र तो आज तक नहीं दिखाई इन्होंने। खैर, मुझे क्या लेना देना, इनका मैटर यही दोनों जाने। इतना बोलकर वो ही चला गया। डोरमेट्री की तरफ जाते समय प्रेक्षा को फिर अभ्युदय मिला। उसे देखते हुए प्रेक्षा उसे अनदेखा कर जाने को हुई। तभी अभ्युदय ने अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए ही जोर से पूछा, ओ मैडम, आज आप अकेले अकेले, आपका छाता नहीं दिख रहा? गर्मी काफी लग रही होगी ना? प्रेक्षा को उसका मजाक समझ आ गया कि अभ्युदय उसे उसके कम हाइट पर उसे चिढ़ा रहा है और रीति को उसका छाता बोल रहा है। प्रेक्षा ने गुस्से से जवाब दिया, गर्मी तो बहुत है, पर क्या करें? हमें पंखा करने वाले नौकर तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर लड़कियों की हाइट नापने में बिजी हैं। इतना बोलकर वो अपने रास्ते चली गई और अभ्युदय अपने दोस्तों के सामने अभी भी ठगासा उसके जवाब पर उसे जाता देखता रह गया। कुछ दिन ऐसे ही अभ्युदय और प्रेक्षा की छोटी मोटी नोकझोंक में बीत गए, लेकिन इन सब में एक बात अच्छी हुई कि प्रेक्षा को अब अभ्युदय का बिहेव समझ आने लगा था। वो समझ गई थी कि अभ्युदय अच्छा इंसान, जो बस उसे एक बात उसकी पसंद नहीं थी, जो उसे हमेशा उसकी कम हाइट पर चिढ़ाया करता था। अब रीति ठीक थी, तो दोनों एक साथ फिर से अपनी स्टडी में बिजी हो गईं। ऐसे ही समय बीतने लगा और एग्जाम का समय नज़दीक आने लगा। अभ्युदय ने प्रेक्षा को बोला, आज शाम 5 बजे मुझे पास वाले कैफे में मिल सकती हो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना बोलकर चला गया। शाम 5 बजे कैफे में टेबल के सामने आमने प्रेक्षा और अभ्युदय बैठे हुए थे। प्रेक्षा, हाँ बोलो, क्या बात करनी थी आपको? अभ्युदय को सोचते हुए बोला, देखो प्रेक्षा, मैं जानता हूँ बोलने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ, बट ये मेरा लास्ट ईयर है, तो मैं तुमसे कब बात कर पाऊँगा मुझे खुद नहीं पता। देखो यार,
जब तुम मुझसे पहली बार टकराई थी, मुझे तुमसे उसी वक्त से प्यार हो गया था, लेकिन कहने से डर लगता था कि तुम नाराज हो जाओगी। आज भी डर लग रहा है, लेकिन बहुत हिम्मत किया है मैंने अपने दिल की बात बताने के लिए। अगर तुम हाँ करोगी, तो हम खुशी खुशी तुम्हारे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद शादी कर लेंगे। प्रेक्षा उसे बुरी तरह घूरती हुई बोली, अगर मैं ना कहूँ तो? अभ्युदय, तो भी शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। अब अभ्युदय ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए सर्द आवाज में बोला, लेकिन मुस्कुराहट अब भी उसके चेहरे पर बनी हुई थी। उसका लहजा कुछ ऐसा था कि प्रेक्षा को उसके चेहरे के भाव कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। कुछ जुनून सा नजर आ रहा था उसे। घबराकर वो पीछे पलटकर जाने लगी, तो अभ्युदय ने जोर से कहा, मेरी बातों को मजाक में मत लेना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। प्रेक्षा, अभ्युदय, मेरे लिए अब रिश्ते एक बंधन की तरह हैं, जिनमें मुझे घुटन सी होती है। मैं अब खुद को किसी बंधन में बांध कर नहीं रख सकती, और तुम्हें भी यही कहूंगी कि जितना हो सके दूर रहो मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। प्रेक्षा अपनी बात बोलकर चली गई। अभ्युदय बस उसे जाता हुआ तब तक देखता रहा, जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। उसके जाने के बाद अभ्युदय भी फ्लैट पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह शॉक्ड हो गया। 5 साल में पहली बार वो अपने पापा को देख रहा था। वो उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। तभी पीछे से मिस्टर राणा की भारी आवाज गूंजी, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप इस समय? अभ्युदय, पहली बात, अभी मैं सिर्फ अपनी दादी माँ का हूँ, और दूसरी बात, आपको मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। याद है ना, आपने मुझे खुद बोला था कि अगर मैं हवेली से एक कदम भी बाहर निकाला, तो वहां से मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। तो मैं तो 5 साल पहले ही वहां से सारे हक और अधिकार खत्म कर करके यहाँ आया हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बड़े भाई मेरा बहुत ख्याल रखते हैं अच्छे से। अभ्युदय ने बड़े भाई शब्द को थोड़ा ज्यादा जोर देकर कहा। उसकी बात सुनकर मिस्टर राणा ने कहा, वो तुम्हारा भाई नहीं है, उसे तुम्हारी दादी माँ मंदिर से उठाकर लाई थी। पास खड़े प्रभाव की आंखें नम थीं, लेकिन वो सर झुकाए खड़ा था। मिस्टर राणा की बात सुनकर अभ्युदय ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, वो मेरे बड़े भाई हैं, और आपको कोई हक नहीं है कि आप उनसे ऐसे बात करें। वो यहाँ के एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं, तो जरा संभाल के बात करिए आप। इतना सुनकर मिस्टर राणा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही प्रभाव ने अभ्युदय को कहा, अभी वो पापा हैं हमारे, तुम्हें गलतफहमी हुई है उनको लेकर। वो अभी गुस्सा हैं, उनकी बहुत उम्मीदें थी हमसे, इसलिए वो हमसे नाराज हैं। आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उस वक्त गलती मुझसे भी हुई थी। मैंने उनके मना करने के बाद भी क्रिया को शादी के लिए मना कर दिया था। अब देखो मेरी एक गलती, और क्रिया आज भी हॉस्पिटल बेड में जिंदा होकर भी सो रही है। मैं रोज जाता हूँ उसे मनाने, पर वो नहीं उठती। आप ही बता दो, इसमें पापा कहाँ गलत हैं? अभ्युदय, तो गलत आप भी नहीं हो भाई। आपने समय मांगा था, पर नहीं, उनकी डील ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उस समय। फिर वो कैसे सिर्फ आपको गलत कह सकते हैं? और माँ ने भी कुछ नहीं कहा, दादी बोली भी तो पापा ने उनकी एक ना सुनी। प्रभाव, अभी समय सही नहीं था उस समय, भूल जा सब कुछ तू, आराम कर, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभ्युदय, क्रिया भाभी से मिलने। इतना बोलकर अभ्युदय ने आई विंग कर दी। प्रभाव मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाते ही अभ्युदय ने कहा, मैं भी सब ठीक होने का ही इंतजार कर रहा हूँ भाई। कुछ दिन बीते और एग्जाम कंप्लीट हुए। परीक्षा फाइनल ईयर में आ गई। अभ्युदय अपने कंपटीशंस में लग गया, पर परीक्षा से लगभग रोज ही मिलता था। एक दिन ऐसे ही परीक्षा क्लास से बाहर आ रही थी कि जल्दबाजी में किसी से बुरी तरह टकरा गई। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक जब उसे कोई दर्द का एहसास नहीं हुआ, तो उसने अपनी आंखें खोलकर हौले से देखा। परीक्षा उन काली आंखों को देखकर कहीं खोसी गई। परीक्षा अभ्युदय की मजबूत बाहों में झूली हुई थी। सामने से आती रीति की नजर जब उन दोनों पर पड़ी, तो वो मुस्कुराते हुए दोनों के पास आकर ऐसे ही एक पिक ले ली। कुछ देर बाद रीति के खांसने की आवाज से दोनों अपने होश में आए, तो दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए। परीक्षा ने आज पहली बार अपने अंदर एक बीट सी फील करी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, वो गलती से हम आपसे टकरा गए थे, इसलिए अपना ज्यादा दिमाग मत लगाना। इतना बोलकर वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने को हुई, तो उसके शर्म से हुए गाल
लाल देखते हुए अभ्युदय ने बीच में ही बोला, मैडम आप कब से एक्सप्लेनेशन देने लगी? इतना बोलकर फिर से उसे बड़ी ही शिद्दत से देखने लगा और प्रेक्षा फिर शर्माते हुए अपनी नजर इधर उधर करने लगी। प्रेक्षा के लाल हुए चेहरे को देखकर रीति फिर बीच में ही बोल पड़ी, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? फिर उसके माथे पे हाथ रखकर, फीवर भी नहीं है? फिर तेरा फेस इतना लाल क्यों हो रखा है? इतना बोल रीति उसे अजीब नजरों से घूरने लगी। रीति का इतना बोलना ही था कि प्रेक्षा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर कैंटीन की ओर तेजी से बढ़ गई और चलते चलते ही बोली, कुछ नहीं हुआ है मुझे, चल लंच करते हैं, मुझे भूख लगी है। इधर अभ्युदय का जरूरी काम पूरा हो गया था प्रेक्षा को देखने का, तो वो भी वहां से चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे और प्रेक्षा को अपने जज्बात समझ आने लग गए थे। अपने फाइनल के लास्ट एग्जाम वाले दिन जब प्रेक्षा फ्री हुई तो उसने सोचा कि अब यहाँ से भी जाने का वक्त आ गया है। अब उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जॉब तो करना ही होगा। रात को उसने रीति से बात बताई तो रीति बोली, यार अभ्युदय का क्या? मुझे पता है तू भी उसे पसंद करती है, अपने दिल की बात उसे बता दे, बात मान मेरी, मैं तो यहीं रहूंगी, समझी तू? अब प्रेक्षा ने कुछ सोचा और बोली, चल सो जा, मुझे नींद आ रही है। इतना बोल वो बिस्तर पर आ गई। रात के करीब 2 बजे प्रेक्षा उठी और जाकर रीति को देखा। सोते वक्त भी उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, मैं अब मेरे साथ तू किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। तू मेरे साथ रही तो मुसीबत में ही फंसेगी, तेरी बहुत याद आएगी। इतना बोलकर प्रेक्षा एक बैग में अपना सब सामान लेकर बाहर की तरफ निकल गई। डोरमेट्री में तो उसने पहले ही बात कर ली थी। जैसे ही वो बाहर आई वैसे ही रीति ने अपनी आंख खोली जो काफी हद तक नम थी। उसने अभ्युदय को कॉल कर सब बता दिया। प्रेक्षा मेन डोर पर आकर टैक्सी का वेट करने लगी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार का डोर खोलकर किसी ने प्रेक्षा को जल्दी से अंदर खींचा और कार वहां से चली गई। सब इतना जल्दी हुआ, प्रेक्षा को कुछ समझ नहीं आया। इधर कार में प्रेक्षा अभ्युदय को देख रही थी। अभ्युदय बहुत गुस्से में लग रहा था। अभ्युदय, तुमने कहा था कि तुम्हें बंधन में घुटन होती है, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए वक्त दिया। आजाद जिंदगी चाहिए थी तुम्हें, इसलिए चुपचाप रहा, कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीने के ख्वाब देख रहा था और तुम चोरी चोरी यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा मेरे साथ, जबकि तुम्हें मेरे दिल की बात पता है। अभ्युदय बहुत गुस्से में लग रहा था। प्रेक्षा ने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अभ्युदय उसे लेकर अपने फ्लैट पहुंचा। अभ्युदय को प्रेक्षा के साथ देखकर प्रभाव भी सदमे में दोनों को देख रहा था। जहां एक और प्रभाव अभ्युदय और प्रेक्षा को इतनी रात को एक साथ देखकर हैरान था, वहीं दूसरी ओर प्रेक्षा भी प्रभाव को अपने सामने देखकर बहुत हैरान थी। दोनों को ऐसे हैरान परेशान देखकर अभ्युदय आगे आकर बोला, प्रेक्षा ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा मेरा साथ देंगे, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। आखिर मैं इनका इकलौता छोटा सा भाई हूँ। अभ्युदय की ऐसी बातें सुनकर प्रभाव को बहुत कुछ अजीब सा लगा। उसने उसे बीच में रोकते हुए बोला, ये कैसे बातें कर रहे हो अभी, और इतनी रात गए यहाँ, क्या करना चाहते हो आखिर? वहीं प्रेक्षा को अब समझ आया कि उस दिन क्लास में क्यों प्रोफेसर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो बड़े भाई थे अभ्युदय के। आगे कुछ और सोच पाती उससे पहले ही अभ्युदय की बातों से उसका ध्यान टूटा। अभ्युदय, भाई मैं कल प्रेक्षा से शादी करने जा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप आशीर्वाद जरूर देंगे। इतना बोलकर वो प्रेक्षा को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया, जो अभ्युदय की बात सुनकर जम सी गई थी। कमरे में पहुंचकर उसने कहा कि कल तुम चुपचाप से मुझसे शादी करोगी और अब कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अगर कल तुमने कोई नाटक किया तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर कमरे से बाहर आ गया और ड्राइंग रूम में सोफे में लेट गया। इधर कमरे में प्रेक्षा गुस्से में बड़बड़ाई, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। इतना बोल वो भी बिस्तर में अपना साम्राज्य स्थापित करके सो गई। सुबह दोनों रेडी होकर कोर्ट में शादी की और घर आ गए। कमरे में आते ही प्रेक्षा जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुमने शादी कर ली ना? अब मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, समझे? वरना वरना क्या यहाँ से भी भाग जाओगी? अभ्युदय ने भी गुस्से से पूछा। तैस में आकर प्रेक्षा ने भी बोल दिया,
हाँ, भाग जाऊंगी यहाँ से भी, सोचना भी मत, क्योंकि अब ये बंधन तुम्हारे पुराने रिश्तों का नहीं है। ये एक ऐसा बंधन है, एक रिश्ता प्यार का। इतना बोलकर अभ्युदय उसके पास बढ़ने लगा। प्रेक्षा अपने कदम पीछे करने लगी तो कुछ देर में दीवार से लग गई। अभ्युदय उसकी बाजू उसके किनारे कर दीवार से लगाकर उसके कान के पास अपने होठ लगाकर धीरे से बोला, अब मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। इतना बोलकर उससे दूर हो गया, लेकिन प्रेक्षा उसकी गर्म सांसें अभी भी महसूस कर पा रही थी। उसने भी अपने दिल में एक बीट फील किया, जो सिर्फ अभ्युदय के पास आने से फील होता था। प्रेक्षा अभ्युदय के जाते ही अपनी बढ़ी हुई धड़कन को शांत करने लगी और एक लंबी सांस लेकर बोली, अगर उन लोगों को पता चला कि हमने शादी कर ली है तो क्या होगा? हमें यहाँ से जाना होगा। हम हमारी वजह से अभ्युदय को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन उससे पहले हमें रीति से मिलना होगा। इन बातों में वो रीति को तो भूल ही गई थी। उसने जैसे ही अलमारी खोली तो हैरान रह गई। अलमारी में हर तरह के कपड़े पहनने के लिए रखे हुए थे। प्रेक्षा ने उसमें से एक पीले रंग की साड़ी निकाली और रेडी हो गई। तैयार होकर प्रेक्षा जैसे ही नीचे आई, अभ्युदय और प्रभाव उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर अभ्युदय की नजरें उस पर थमसी गईं। पीले रंग की साड़ी, हाथ में भरी पीली चूड़ियां, मांग में सिंदूर और झांझर भरे पैरों से छन छन की आवाज के साथ वो नीचे आ रही थी। प्रभाव की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। वो होश में आ गया। प्रभाव, अब पापा को क्या जवाब दोगे? अभी अभ्युदय, मुझे पता है आप उन्हें मना ही लोगे। वैसे मुझे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तीनों ने एक साथ नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई। वहां पहुंचते ही उसकी नजर रीति से मिली। रीति उसे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर खुश होते हुए उसके गले आ लगी। दोनों की आंखें नम थीं इस समय। रीति उससे अलग होते हुए हैरानी से बोली, ओ मैडम, आधी रात को भागकर किसके साथ शादी कर ली? तूने क्या मुझे पुरानी मूवी का ताऊ जी समझ लिया क्या, कि आज तक तुम हमारे खानदान में किसी से बिना मर्जी के शादी नहीं की? तू भी नहीं कर सकती। ये हमारा आखिरी फरमान है और तू रातों रात घर से भाग गई। इतना बोलकर रीति जोर जोर से हंसने लगी। प्रेक्षा रीति को पकड़कर साइड में ले आई और बोली, यार तुझे इस सिचुएशन में भी मस्ती सूझ रही है? तुझे पता है उस पागल आशिक अभ्युदय ने गुस्से में आकर मुझसे शादी कर ली है। इतना बोलकर वो चुप हो गई। रीति ने इस मैटर में कुछ नहीं कहना ठीक समझा। वैसे भी रीति मैडम को तो सब पता है। आखिर अभ्युदय की आधी मदद तो उसी ने की थी ना। कुछ ठहर कर वो बोली, जो हो गया वो हो गया। अब आगे अपनी जिंदगी को एंजॉय कर। तू कितना डरेगी? वो लोग तो तुझे भूल भी गए होंगे अब तक यार। अब तू भी खुश रहे। इतना बोल रीति ने उसे फिर से गले लगा लिया। गले लगे लगे ही प्रेक्षा ने उससे बोला, पर यार पापा की वो प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम पे है। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरी वजह से अभ्युदय भी इस सब में ना फंस जाए यार। रीति, मेरी माँ, अब तू ये सब अभ्युदय को बता दे। रीति की बात सुनकर प्रेक्षा सोच में पड़ गई। क्या हमें इस बारे में अभ्युदय से बात कर लेनी चाहिए? इतना सोचकर प्रेक्षा रीति को छोड़कर लाइब्रेरी में जाते हुए बोली, तुम क्लास लो, मुझे लाइब्रेरी से कुछ बुक इशू करवाना है। इतना बोलकर वो लाइब्रेरी चली गई और रीति अपने क्लास की ओर बढ़ गई। काफी देर तक प्रेक्षा अभ्युदय और अपने बारे में सोचते हुए बैठी रही। शायद वो कुछ सोच नहीं पा रही थी कि उसे आगे क्या करना है। वो अपने ख्यालों में गुम थी। तभी किसी ने उसके सामने चुटकी बजाई। आवाज सुनकर प्रेक्षा ने सर उठाकर देखा तो अभ्युदय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे धीमे लेकिन कशिश भरी आवाज में कहा, मैडम मेरे बारे में सोच रही हैं क्या? प्रेक्षा जल्दबाजी में बोल गई, हाँ। इतना सुनते ही अभ्युदय अपना फेस धीरे धीरे उसके फेस के करीब लाकर बहुत ही प्यार से बोला, तो बताना था ना, मैं तो इस इंतजार में था कि तुम भी मेरे बारे में सोचो। उसकी गर्म सांसें अपने फेस पर महसूस करते हुए प्रेक्षा की सांस अटक गई। उसने घबराते हुए अटक कर बोला, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अभ्युदय, अच्छा, और आपको कैसे पता चला कि मैं वही सोच रहा हूँ? इतना बोलकर वो थोड़ा और नजदीक आया। उसने जैसे ही प्रेक्षा के खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके चेहरे पर झुका, बरबस ही उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो इस पूरी दुनिया को भूल गई हो। कुछ देर ऐसे ही आंखें बंद किए हुए भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वो इस समय अकेली ही लाइब्रेरी में बैठी है। बाकी सब जा चुके हैं। अभ्युदय उसे कहीं नजर नहीं आया, तो उसने अपना सर
बुक से पीटते हुए बोली, ओ गॉड, ये अभ्युदय मुझे पागल कर देगा। कहाँ मैं उससे दूर जाने के बारे में सोचना चाहती हूँ, कहाँ ये मेरे दिलो दिमाग पे हावी होने लगा है। बताओ, हमारी छोटी सी हीरोइन को हर पल अभी का ख्याल सताने लगा है। वो कहते हैं ना, होते होते प्यार हो गया, तो बंधन में ना बंधने का सोचते सोचते उन्हीं से बंधने लगी हमारी प्रेक्षा। प्रेक्षा, तू पागल हो जाएगी ऐसे में। बताओ, दिन के उजाले में मैं बुक के साथ इसे इमेजिन कर रही हूँ। खुद से बातें करते हुए वो लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। इधर आज प्रभाव को आज हॉस्पिटल से जैसे ही कॉल आया, वो जल्दबाजी में हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही वो वीआईपी वार्ड में पहुंचा, वैसे ही वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसकी आंखें छलक कर बहने लगीं। वो धीरे धीरे बेड के पास पहुंचा और घुटनों के बल गिर गया और बेड पे लेटी लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, एक मौका तो देती मुझे, कोई ऐसा करता है क्या? तुमने जान निकाल दी थी मेरी, ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुमने इतना वक्त लगा दिया उठने में। उसकी बात सुनकर लड़की ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और भारी आंखों से उसे देखने लगी। प्रभाव ने उसकी आंखें साफ करते हुए कहा, तुम्हारे रूठने से सब कुछ बदल गया। पापा नाराज हो गए। तुम्हें पता है, मैं पापा का सगा बेटा नहीं हूँ। क्या अब भी तुम्हें मुझसे प्यार है? इतना बोलकर प्रभाव फिर से फपक पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर लड़की ने कहा, अब मैं ठीक हूँ और सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए आप हमेशा से ही मेरी जिंदगी थे और रहेंगे। इतना बोलकर उसने बाहें फैला दी और प्रभाव उसके गले लगकर एक बार फिर से रो पड़ा। इधर रीति प्रेक्षा के पास आकर उसे गुस्से से घूर रही थी। प्रेक्षा, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे क्या हुआ है? रीति, किस क्लास में भेजी थी तू मुझे, जबकि हमने अपना फाइनल एग्जाम कंप्लीट कर लिया है? और तू जो बुक जमा करने आई थी ना, वो पढ़ क्या रही थी? प्रेक्षा, हाँ वो मैं भूल गई थी। तू चल, मैं आ रही। अब हमारे लिए रूम भी तो देखना है ना। रीति, ठीक है, मैं जा रही अपनी पैकिंग करने, तू आ फिर। इतना बोलकर रीति लाइब्रेरी से निकल गई। जाते जाते वो टकरा कर किसी पर जा गिरी। डर कर उसने अपनी आंखें बंद तब तक रखीं जब तक कि उसे किसी की दर्द भरी आह सुनाई नहीं दी। उसने देखा कि किसी के ऊपर गिरी हुई है और उस लड़के ने रोनी सी सूरत बनाकर अपना हाथ सहला रहा है, जिस वजह से रीति उस लड़के की बाहों में लॉक है। अपनी कंडीशन का आभास होते ही रीति ने उसके हाथ को झटक कर जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसके ऐसा करते ही उस लड़के का हाथ फिर दुख गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके ऐसा करते ही रीति को समझ आया, उसे हाथ में लग गई थी। उसने उसे गौर से देखा। लगभग 24 की उम्र, गोरे रंग का स्मार्ट लेकिन नाजुक सा दिख रहा लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी हाइट उसे अपने बराबर ही लगी। आखिर लंबी है हमारी रीति, 5.8 हाइट, क्रम थोड़े ही हैं। रीति, ओहो, आप नाजुक सी कली, वाट एवर जो भी नाम हो तुम्हारा, जब खुद को संभाल नहीं सकते तो किनारे रहना था ना। बीच रास्ते में खड़े होकर खुद को जख्मी कर लिया। उसकी बात सुनते ही लड़के ने आश्चर्य से रीति को देखा और जल्दी से खड़े होते हुए बोला, तनय, तनय भारद्वाज है नाम मेरा, और मैंने खुद को संभाला हुआ था। तुम ही तूफान मेल बनकर मेरे ऊपर चढ़ गई थी, समझी? जी हाँ, ये हमारे अभ्युदय के इकलौते दोस्त तनय हैं। अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं? बेसिक मैनर्स भी नहीं है तुम में। इतना बोल वो रीति को घूरने लगा, जो खुद तनय की आवाज़ सुनकर सोच रही थी कि ये इंसान लड़का ही है ना, इसकी आवाज़ भी इतनी सॉफ्ट है। तभी तनय ने उसे अपनी सोच में खोया देखकर दोबारा बोला, कहाँ गुम गई? रीति, तुम्हारे में। तनय, क्या? रीति, मेरा मतलब है, अब हम कॉलेज में नहीं हैं, हमारा कॉलेज का फाइनल एग्जाम हो गया, अब सीनियर जूनियर का सवाल ही नहीं उठता। इतना बोलकर रीति आगे बढ़ गई। तनय उसे जाता हुआ देखता ही रह गया। हॉस्पिटल में प्रभाव उस लड़की के गले लगे हुए बहुत शांत आवाज में बोला, क्रिया, मुझे थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे 5 साल का समय नहीं चाहिए था। तुमने 5 साल लगा दिए उठने में भी। इतना बोलकर वो उठा और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर क्रिया के सामने रखते हुए बोला, हमारी जिंदगी के 5 साल तुम्हारे इंतजार में बीत गए। कि अब भी तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह सकती हो? क्रिया ने भरी आंखों से कांपते हुए हाथ बढ़ाए। प्रभाव ने क्रिया के रिंग फिंगर में रिंग डाल दी और फिर उसके माथे को आहिस्ता से चूम लिया। चलो, अब मैं पापा और तुम्हारे घर में सभी को ये न्यूज़ देकर आता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही प्रभाव दरवाजे की ओर मुड़ा, अपने और क्रिया के फैमिली को देखकर हैरान रह गया। मिस्टर राणा और मिस्टर वर्मा अपनी आंखें साफ करते हुए खड़े थे।
इस वक्त दोनों खुशी से उन दोनों को ही देख रहे थे। मिस्टर राणा, मिस्टर दिग्विजय राणा, एपीआर इंडस्ट्री के चेयरमैन ने आगे बढ़कर प्रभाव को गले लगा लिया और बोले, हम क्रिया से पहले ही मिल चुके हैं। प्रभाव, उसने हमें सब समझा दिया था बेटा। हमने ही जल्दबाजी में आपको घर से निकाल दिया, बिना ये सोचे हुए कि आपको भी तो तकलीफ हुई होगी ना। आखिर आपकी सबसे अच्छी दोस्त ऐसे कंडीशन में थी। इतना बोलकर उन्होंने कहा, अब क्रिया एक बार ठीक होकर घर आ जाए, उसके बाद हम आप दोनों की शादी धूमधाम से कराएंगे। और अभी शायद घर आने के लिए माँ जाएं। उनका नाराज होना जायज़ था। आखिर उसने उसके बड़े भाई को बिना किसी गलती के सजा सुनाई थी। अब क्रिया रेस्ट कर रही थी और बाकी सब लोग हॉस्पिटल अपने घर निकल गए थे। प्रभाव मिस्टर राणा से कुछ बात कर फ्लैट की ओर चला गया। अब विदय ने जब प्रभाव से सारी बात सुनी तो वो खुशी से उसके गले लग गया और बोला, फाइनली अब सब ठीक हो गया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी मुझे आपका फ्लैट चाहिए। अभी मैं घर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप सबसे मिलने आता रहूँगा। तब तक आप किसी को घर में मेरे और प्रेक्षा के बारे में नहीं बताएंगे। जाओ अपना सामान लो और घर जाओ, मैं यहाँ आराम से रहूँगा। इतना बोलकर अभ्युदय सोफे पर फैल गया। प्रभाव ने एक नज़र उसे देखा और अपना सर हिला दिया। अपना सामान लेकर प्रभाव घर की ओर निकल गया। एक हफ्ते बाद रीति, यार तू एक हफ्ता से यहीं पड़ी है और तेरा वो बहुत प्यार करने वाला पति तुझे आवारा बैल की तरह मेरे किराए के रूम में चरने के लिए खुला छोड़ रखा है। क्या उसे मेरा रूम उसका खेत लग रहा है? प्रेक्षा उसके बगल में लेटी थी। जब उसने रीति की ऐसी बातें सुनी तो पास पड़ा कुशन उसकी ओर फेंक दिया। रीति किनारे हो गई और हंसते हुए बोली, मजाक था यार। वैसे मैंने हम दोनों की जॉब के लिए एपीआर इंडस्ट्रीज में अप्लाई कर दिया है। कॉल आ जाए तो आराम से रहेंगे। तभी रीति का फ़ोन बजा। उसने देखा अननोन नंबर से कॉल था। कुछ देर बात करके उसने फ़ोन रखा और बोली, कल से हमें जॉब ज्वाइन करनी है यार, चल अब सो जाते हैं। इतना बोल रीति बेड में फैल गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इधर दूसरी ओर अभ्युदय अपनी बालकनी से खुले आसमान को देखकर बोला, एक हफ्ते से तुम्हें नहीं देखा मैंने, कब आओगी मेरे पास? पापा ने भाई को घर में बुला लिया। अब घर में सब खुश होंगे। मेरे भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, वो क्लियर हो जाएं तो पापा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और अब तो भाई हैं उनकी हेल्प के लिए, तो अब सारी टेंशन खत्म। इतना बोलकर अभ्युदय ने एक गहरी सांस ली और बेड की ओर बढ़ गया। बेड में लेटकर प्रेक्षा के बारे में सोचते हुए उसे भी नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह से ही रीति का चिल्लाना चालू था, प्रेक्षा उठ जा यार, आज हम लेट नहीं हो सकते, प्लीज उठ जा। रीति ने दोनों का सामान पैक करने लगी। प्रेक्षा भी उठकर रेडी हो गई। जैसे ही रूम से बाहर आई उसने देखा नाश्ता टेबल पर लगा है। उसने सैंडविच का वाइट लेते हुए कहा, यार ऑफिस कैसे जाएंगे? इतना सुनना था कि रीति उस पर फट पड़ी, तेरा आशिक पति हमारे लिए BMW छोड़ गया है, उसी से जाएंगे। बड़ी आई कैसे जाएंगे बोलने वाली, कैब से जाएंगे और कैसे। अब चल, हमारा टाइम हो गया, चलते चलते खा लेना। इतना बोलकर रीति बाहर निकल गई और उसके साथ ही प्रेक्षा भी। रास्ते में भी रीति का तेरा आशिक पति पुरानी चालू था। तंग आकर प्रेक्षा ने बोला, तू तो मुझे उसके नाम से ऐसे ताने दे रही है जैसे मैंने उससे भागकर शादी की और उसने मेरे मजे लेकर मुझे छोड़ दिया। तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मेरी मर्जी से यहाँ हूँ, समझी? तो अब चुप कर दे, नहीं तो किसी दिन ब्लास्ट हो जाएगी अपने ही गुस्से में। रीति, तू भूल गई बहन, तूने भागकर ही शादी की है, वो अलग बात है। तेरा आशिक पति अभी तक तुझे विदा कराने नहीं आया है। पर तुझे याद दिला दूं कि तू मुझे बिना बताए अपना सामान लेकर डोरमेट्री से भागी थी। उन दोनों की बातों से पूरे रास्ते ड्राइवर बेचारा परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर ने झटके से कैब रोक दी तो उन दोनों लड़कियों के झगड़े में विराम लगा। उन्होंने एक साथ बोला, क्या हुआ भैया, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? ड्राइवर, दीदी आपका एड्रेस आ गया, अब जल्दी से मेरे पैसे दो और नीचे जाकर बातें क्लियर करो कि ये दीदी घर से कब भागी थी अपने आशिक पति के साथ। इतना सुनकर रीति उसे पैसे देते हुए जोर जोर से हंसने लगी और प्रेक्षा ये बोलते हुए ऑफिस में अंदर चली गई। अब अंदर आना है या रोड पे ही लौटने का मन है तेरा? दोनों आकर ऑफिस से पेपर लेकर अपनी डेस्क पे चली गईं। प्रेक्षा और रीति की डेस्क अलग डायरेक्शन में थी। रीति फर्स्ट फ्लोर में ही थी जबकि प्रेक्षा थर्ड फ्लोर में चली गई। रीति ने जैसे ही केबिन में पेपर रखा उसे अपनी सीट के सामने
एक नेम प्लेट रखा दिखा। उसने उसे देखते हुए कहा, तने भारद्वाज, नाम काफी अच्छा है, लेकिन ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी उसे पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर तने भारद्वाज हूँ और यहाँ भी तुम्हारा सर ही हूँ। रीति जल्दी से पीछे पलटी। तनय कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीति सीधे तनय के ऊपर गिर चुकी थी। तनय इस बार रीति को देखकर उसमें खोसा गया। रीति का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, सॉरी तनय। ठीक है, पर तुम बहुत भारी हो। रीति, क्या? तनय, यार तुमने मुझे अपना वेट समझ रखा है क्या? जल्दी उठो, तुम बहुत भारी हो। थोड़ा वेट कम करो और जल्दी उठो, इससे पहले मैं दुनिया से उठ जाऊं। तनय की बात सुनकर जल्दी से उठी और केबिन से बाहर निकल गई। तनय ने नोटिस किया कि इस बार रीति उसे शर्मा रही थी। वो भी अपने बालों में हाथ फेरता चेयर पर बैठ गया। दूसरी तरफ अभ्युदय अपने फ्लैट में सोच रहा था, बहुत हुआ परीक्षा का, अब तो कॉलेज भी कंप्लीट हो गया और इसे मुझसे हर वक्त भागना है। बहुत हुआ तुम्हारा तुम्हारा परीक्षा, अब तुम मेरे साथ आओगी अपनी खुशी से, चाहे मेरी खुशी से। इतना बोलकर उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कान ठहर गई। शाम को जब प्रेक्षा अकेले रूम पर आई, क्योंकि रीति ने बोला था उसे कुछ और काम है, तो वो रूम से लेट आएगी। प्रेक्षा ने जैसे ही दरवाजा खोला, हैरान रह गई। सामने सोफे पर अभ्युदय अपने एक पैर में दूसरा पैर रखकर बैठा था। इस वक्त वो बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था। उसके बगल में एक बैग रखा था। प्रेक्षा उसके पास आते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभ्युदय, जैसा कि तुम देख रही हो, तुम्हारा बैग भी है और मैं भी, मतलब मिसेस प्रेक्षा। अभ्युदय राणा, अब आपको अपने घर चलना है तो बिना किसी नखरे के घर चलो। तुम मेरा टेस्ट ले रही हो क्या? तो अब बस बहुत हुआ, चुपचाप चलो, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इतना बोलकर अभ्युदय प्रेक्षा को लेकर बाहर निकल आया और उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और बैग पीछे डालकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। कुछ देर में दोनों अभ्युदय के फ्लैट के बाहर खड़े थे। अभी भी अभ्युदय ने प्रेक्षा का हाथ पकड़ रखा था। पूरे रास्ते प्रेक्षा शांत रही। अभ्युदय ने सब इतना जल्दी में किया कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसे रिएक्शन करने का मौका ही नहीं मिला। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही वो फ्लैट के अंदर आ चुकी थी और अभ्युदय ने दरवाजा लॉक कर दिया। प्रेक्षा गुस्से में तमतमा उठी। उसने अभ्युदय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। उसने सर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो अभ्युदय अपनी आईब्रोज उठाकर उसे चिढ़ा दिया। उसने बोला, जाओ रूम में, अपने कपड़े अलमारी में अच्छे से सेट कर लो। इतना बोलकर बैग उसके हाथ में थमाकर मुस्कुराते हुए रूम की ओर इशारा कर दिया। जैसे ही अभ्युदय ने उसे रूम में जाने का इशारा किया, प्रेक्षा ने उसे गुस्से में बोला, तुम मुझे बता सकते थे ना, रीति को बिना बताए मैं यहाँ आ गई। परेशान हो रही होगी वो। अभ्युदय, मैंने उसे मैसेज कर दिया है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। आखिर पति हूँ मैं आपका, तो जरा मैनर से रहो मेरे साथ। काफी टाइम से देख रहा हूँ यार, तुम हो कि समझना ही नहीं चाहती हो। अब तो शादी हो गई ना हमारी, तो अब नाराजगी भूल जाओ। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो यार। परीक्षा, जबरदस्ती शादी हुई है हमारी और तुम हो कि वक्त ही नहीं दे रहे हो। अभ्युदय, तो क्या तुम हमारे बुढ़ापे तक का वक्त चाहती हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों वाले सपनों का क्या होगा? प्रेक्षा, तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अभ्युदय, ज्यादा तो तब होता जब हम अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर दादी माँ, भाई भाभी और पापा से मिलने के लिए जाते और कहते, बच्चों इनसे मिलो, ये है आपका परिवार। इतना बोलकर अभ्युदय अपनी सोच में गुम कर मुस्कुरा रहा था। वैसे वो ये सब चीजें इमेजिन कर रहा हो। प्रेक्षा, ओ सपनों के सौदागर, अपने इन हसीन सपनों की वादियों से बाहर आओ। पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो, पागल वागल हो क्या? अभ्युदय, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रेक्षा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, मैं जा रही रूम में। इतना बोलकर वो पैर पटकती हुई रूम में चली गई। उसके जाते ही अभ्युदय ने किसी को कॉल किया और सीरियस होते हुए बोला, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसे लेकर तुम कैफे हाउस में आधे घंटे बाद मिलो मुझसे। ध्यान रहे कोई किसी को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए। इतना बोलकर वो भी रूम में पहुंच गया। जाते ही उसने एक नज़र प्रेक्षा की ओर देखा और बोला, डिनर तुम अपने हाथों से बनाकर रखना, मैं आता हूँ कुछ देर में। और हाँ, घर लॉक करके जा रहा हूँ। वो क्या है ना, हमारी लाइफ में भाग दौड़ बहुत है। तुम डोरमेट्री से भागी, फिर हमने भागकर शादी की, फिर तुम यहाँ से भागकर रीति के साथ रहने लगी।
इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इतना बोलकर वो प्रेक्षा की तरफ आई विंग करते हुए बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया हैरान परेशान सी प्रेक्षा को। प्रेक्षा अपने मन में, ये आजकल पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? खैर मुझे क्या। इतना बोल वो किचन की ओर बढ़ गई। रात के 10 बज रहे थे। अभ्युदय ने जैसे ही दरवाजा खोला, प्रेक्षा डाइनिंग पे उसका इंतजार करते हुए बैठी हुई थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। अभ्युदय भी थका हुआ लग रहा था। दोनों ने साथ में चुपचाप डिनर किया और रूम में सोने चले गए। बेड का एक एक कोना पकड़कर सो गए दोनों। दोनों के पास झगड़ा करने की ताकत नहीं बची थी। सुबह से दोनों झगड़ा करते करते ही थक चुके थे। ऊपर से काम का लोड अलग से। इन सब में ना अभ्युदय को पता था कि प्रेक्षा की जॉब उसकी कंपनी में लगी है और ना ही प्रेक्षा को पता था कि एपीआर अभ्युदय के पापा की कंपनी है। ऐसे ही 1 महीने बाद प्रेक्षा टीवी पर न्यूज़ देख रही थी कि तभी अभ्युदय आया। इस समय वो घर बहुत कम आता था। दिन भर फाइल लिए स्टडी रूम में कुछ करता रहता था या फिर बाहर रहता था। रात को ही घर आता था। अभ्युदय ने बोला, प्रभाव भाई की शादी होने वाली है कुछ दिनों बाद, तो क्या तुम चलोगी घर? मुझे लगता है कि घर पे बता देना चाहिए कि हमने शादी कर ली है। वैसे भी अब घर में सब ठीक हो गया है प्रेक्षा, पर मुझे नहीं लगता अभी मैं जा पाऊंगी। मेरी भी नई नई जॉब है और बॉस के बेटे की भी शादी है। उन्होंने हमें इनवाइट किया है और अभी मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकती। इसलिए फैमिली को अभी कुछ मत बताओ। अभी वो इतना कह रही थी कि उसके कानों में न्यूज़ सुनाई दी। उसने जैसे ही टीवी पर नज़र डाली, उसकी आंखें फैल गईं। टीवी पर जैसे ही प्रेक्षा ने न्यूज़ देखी, उसके होश उड़ गए। उसने अभ्युदय की तरफ ध्यान से देखा। वो नॉर्मल लग रहा था। उसने फिर से न्यूज़ की ओर नज़र डाली, जिसमें न्यूज़ एंकर जोर जोर से माइक लेकर बोल रहा था, देखिए इन्हें, ये हैं अमरपुर के कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर रणधीर शर्मा और उनके बेटे आलोक शर्मा। इन्हें आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से पता चला है कि इन्होंने काफ़ी सारी गैरकानूनी प्रॉपर्टी बनाई है। ये अमरपुर के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर अधीर शर्मा के भाई हैं। डॉक्टर अधीर शर्मा को जब अपने भाई के बारे में पता चला था, तो उन्होंने उसे पुलिस में बताने की धमकी दी, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही डॉक्टर शर्मा को उन्हीं के घर में मार दिया था और इल्ज़ाम उनकी बेटी पर डाल दिया था। किसी को नहीं पता कि उनकी बेटी कैसी है और कौन है। डॉक्टर अधीर शर्मा की लाश 2 साल पहले उन्हीं के घर में मिली थी। आज 2 साल बाद उन्हीं के बेटे के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तकरीबन 1 महीने से ये पुलिस की निगरानी में थे। इन्होंने काफ़ी समय बाद बयान दिया है कि इन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई का मर्डर किया है, लेकिन इन्हें भी नहीं पता कि इनकी भतीजी कहाँ है। प्रेक्षा ने टीवी ऑफ कर दी। उसकी आंखों में आंसू की लहर तैर गई। वो चुपचाप बाथरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी होकर अपना मुंह दबाकर रोने लगी। 15 मिनट वो ऐसे ही भीगती रही। जब उसे ठीक लगा तो वो चेंज करके बाहर आई। बाहर आते ही उसने देखा कि अभ्युदय खड़ा उसे ही देख रहा है। प्रेक्षा के बाल गीले थे, जिससे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर बारिश की तरह लग रही थीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। साफ दिख रहा था कि वो बाथरूम से रोकर निकली है। वो आगे बढ़ने को हुई, तभी अभ्युदय ने धीमे स्वर में कहा, अभी भी कुछ नहीं बताओगी प्रेक्षा अधीर शर्मा? फिर उसके पास आकर हल्के से बोला, मिसेस प्रेक्षा अभ्युदय राणा। तो किस नाम से मैं बुलाऊं आपको? चलो छोड़ो ये सब और बताओ, और क्या क्या छुपा रखा है अपने अंदर? तुम वहां से भी भाग कर आई थी ना? तुमने चीजों का सामना करना पसंद नहीं है क्या, जो हर जगह भागती रहती हो? जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना करना होता है, यूं भागा नहीं जाता। अब बताओगी क्या हुआ था? क्यों हर चीज बंधन लगती है तुम्हें? अब प्रेक्षा का सब्र भी टूट गया। वो नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे कितना कुछ है जो उसे काफी समय से घुटने पर मजबूर कर रहा हो, और अब कोई है जिससे वो अपने दिल का दर्द बांट सकती है। प्रेक्षा नीचे बैठी रोए जा रही थी। जैसे ही अभ्युदय उसके पास आया, वो थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोली, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? क्या तुम भी मुझे पापा की अमरपुर वाली प्रॉपर्टी के लिए पाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो पहले से बता दो। अभ्युदय,
पागलपन बंद करो अपना। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझे किसी की प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकर क्या करूंगा, जब मैंने अपने पापा का ही बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। मुझे सिविल सर्विस करने का अपना सपना पूरा करना है। इतना बोल उसने गुस्से से प्रेक्षा के गालों को अपने हाथों से दबाते हुए फिर से बोला, देखो प्रेक्षा, मेरे सब्र का फायदा मत उठाओ। प्यार है तुमसे, इसलिए तुम्हारी गलत बातें भी झेल लेता हूँ। जिस दिन ये सब्र टूटा, मैं कभी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगा। इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे मेरा दिल दुखे। उसने आगे बोला, मैं पिछले 1 महीने से तुम्हारे बारे में पता कर रहा था, तो तुम्हारे और तुम्हारे पापा और चाचा के बारे में सब पता चला मुझे। ये भी कि जिस रात तुम्हारे चाचा का मर्डर हुआ, उस रात तुम वहीं पर थी घर पर, फिर वहां से रीति को लेकर भागकर यहाँ आई हो। बाकी सोचा था तुम खुद बताओगी, लेकिन तुम तो इल्जाम लगाने लगी यार। अभ्युदय की बात सुनकर प्रेक्षा को अपनी गलती समझ आई और उसने बोला, सॉरी अभ्युदय, मैं कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन 2 साल से सबसे छुप रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी गलत समझ लिया। अभ्युदय, कोई बात नहीं। अब बताओ, तुम उस रात वहाँ क्या करने गई थी? प्रेक्षा, मैं और रीति बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं, क्योंकि रीति मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। जब हम छोटे थे तो रीति और मेरी फैमिली एक ट्रिप पर हम दोनों को लेकर गए थे, जहाँ से आते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं सिर्फ पापा और रीति ही बचे थे। तब से पापा ने मुझसे और रीति में कोई फ़र्क नहीं किया था। पापा ने पता नहीं क्यों कुछ दिन से हम दोनों को बोर्डिंग में भेज दिया था। उसके बाद जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तब से कभी मैं कभी रीति के पापा से चुपके चुपके मिलने जाते। हमारा रिजल्ट आने के बाद हम दोनों ने पापा से मिलने का फैसला किया और सेकेंड ईयर में एडमिशन के बाद मिलने के लिए तैयार थे। पर पापा ने लास्ट टाइम ही बोला था कि अभी नहीं आना, जब मैं फ़ोन करूँगा तब आना। इसलिए मैंने रीति को रूम पे ही छोड़कर पापा को सरप्राइज़ देने का सोचा। उनसे मिलने पहुंची, तब मैंने देखा कि पापा और चाचा किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे और भाई भी वहीं खड़े थे। मैं एक किनारे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। 2 साल पहले प्रेक्षा जैसे ही डॉक्टर अधीर शर्मा के कमरे में छुपकर उनकी और अधीर शर्मा की बातें सुनने लगी। डॉक्टर अधीर बहुत गुस्से में बोल रहे थे, मुझे उस समय इतना तो पता था कि हमारा एक्सीडेंट कोई गलती से नहीं हुआ है, कोई पास का है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन इतने पास का मैंने सोचा ही नहीं था। आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी ली, और तुमने गलत रास्ते अपनाए, और आज भी तुम्हारा इतना बड़ा गैर कानूनी व्यापार चल रहा। यही नहीं, तुमने अपने बेटे को भी इसमें शामिल कर लिया। अभी भी समय है, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। तुम दोनों अभी खुद सरेंडर कर रहे हो। इतना बोलकर उन्होंने जैसे ही पुलिस को फ़ोन लगाया ही था कि आलोक ने उनका फ़ोन हाथ से लेकर दूर फेंक दिया, उनका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया और बोला, बड़े पापा, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देते तो नहीं, आपने हर चीज़ अपनी बेटी के नाम कर दिया, और एक हॉस्पिटल बचा तो उसे भी उस अनाथ रीति के नाम कर दिया। बड़े पापा, मुझे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद सब कुछ वापस लेने का सोचा, तो क्या गलत किया? इसके बाद रणधीर शर्मा ने टेबल से फ्रूट नाइफ लेकर उनके गले में एक लंबी लाइन खींच दी। डॉक्टर अधीर गिर गए और तड़पने लगे। वहीं प्रेक्षा ने अपने पापा को खून से लथपथ देखा, अपने मुंह पे हाथ रख लिया और आंसुओं की डोर उसके गालों को भिगोने लगी। तड़पते हुए डॉक्टर अधीर की नज़र पर्दे के पीछे छिपी रोती हुई प्रेक्षा पर जैसे गई। उन्होंने उसे इशारे से ही अपने हाथ को धीरे से हिलाते हुए उसे भागने को कहा। वो तुरंत ही वहां से निकली, लेकिन भागते हुए दरवाजे से टकरा गई। तभी आलोक की नज़र उस पर गई। वो चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाकर कहा, पापा, उस लड़की ने सब सुन लिया। मुझे लगता है वो प्रेक्षा है पापा, अब क्या होगा? जब तक मिस्टर रणधीर के गार्ड उसे पकड़ते, प्रेक्षा वहां से बहुत आगे निकल चुकी थी। वर्तमान में वहां से भागने के बाद की सारी बातें प्रेक्षा ने अभ्युदय को बताया। अभ्युदय की भी आंखों में आंसू थे। उसने प्रेक्षा को गले से लगा लिया। आज प्रेक्षा का मन भी हल्का हो गया था। वो अभ्युदय के गले लगी रोती रही। बहुत देर तक ऐसे ही गले लगे हुए ही प्रेक्षा ने जब कोई हलचल नहीं की, तो अभ्युदय ने देखा प्रेक्षा उसकी बाहों में बेहोश झूल गई है। उसने उसे बेड पे लिटाया और डॉक्टर को कॉल कर दिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोला, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं और इनका बीपी भी लो है। मैंने मेडिसिन दे दी है, मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिए।
कुछ देर वहां उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। जब प्रेक्षा की आंख खुली तो उसने देखा अभ्युदय उसका हाथ पकड़े हुए सो गया है। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। अभ्युदय ने आंखें खोल दिया और उसकी तरफ देखने लगा। अभ्युदय, क्या अब तुम ठीक हो? इतना सुनते ही प्रेक्षा के दिमाग में सारी बातें घूम गईं। वो लड़खड़ा गई। उसे पकड़ते हुए अभ्युदय ने कहा, अब तुम अमरपुर जा सकती हो, कोई खतरा नहीं है अब। प्रेक्षा, आंख में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट के साथ, हम मेरे बॉस के बेटे की शादी के बाद जा रही हूँ, रेडी होकर ऑफिस भी जाना है। इतना बोल उसने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद प्रेक्षा कंपनी में थी। तनय के केबिन में वो रीति के साथ खड़ी थी। रीति, देखा मैं ना कहती थी, ये तनय थोड़ा खिसकी हुई खोपड़ी का पागल लगता है। हमें अपने केबिन में बुलाकर खुद बाहर एंजॉय कर रहा होगा। क्या जरूरत थी तुझे अपने काम को छोड़कर यहाँ आने की? प्रेक्षा, यार सीनियर है वो हमारे, थोड़ा तो तमीज रख उसके लिए। ऑफिस में कोई क्या एंजॉय करेगा? बोलने से पहले सोच तो लिया कर। रीति, ओके, चल सोच लिया। और बता तेरा आशिक पति कैसा है? वैसे प्यार तो बहुत करता है तुझे। फिर तिरछी नजरों से देखते हुए आगे बोली, तभी तो तुझसे भी रुका नहीं गया, आधी रात को ही भागकर शादी कर ली। इतना बोल वो हंसने लगी। तभी तने केबिन में आते हुए बोला, किसने भागकर शादी कर ली? रीति, प्रेक्षा ने। तने हैरानी से, कब और क्यों? फिर प्रेक्षा की ओर देखते हुए, क्या तुम्हें पता है अभ्युदय तुम्हें पसंद करता है? रीति ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, अरे कैसे दोस्त हो तुम, अपने ही दोस्त की खोज खबर नहीं रखते हो। और एक मैं हूँ जो ये तक बता सकती हूँ कि मेरी दोस्त एक लड़के के लिए मुझे रात के कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड में भागी थी। प्रेक्षा गुस्से से उसे घूरते हुए, रोज एक ही बात का ताना देना जरूरी है क्या? रीति, बहुत जरूरी है। एक ही तो दोस्त थी मेरी बचपन से आज तक, उसने भी अपनी शादी में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? फिर मुंह बनाते हुए दोबारा बोली, इतनी कंजूसी से पैसे बचाकर करेगी क्या? वो तेरा आशिक पति है तेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए। प्रेक्षा दांत मिसमिसाते हुए उसे घूरकर बोली, तनय सर, आपकी फाइल टेबल पर रख दी है मैंने, और तू दोस्त नहीं दुश्मन लगने लगी है आजकल मुझे। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली गई। तनय हैरानी से, तुम अपनी दोस्त को ऐसे ट्रीट करती हो? रीति, और नहीं तो क्या, अब उसके साथ रोमांस तो नहीं कर सकती ना, उसका आशिक पति जान ले लेगा मेरी। तनय, क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है जिससे प्रेक्षा ने शादी कर ली? रीति, अरे भाई तुम्हारा दोस्त और कौन, तुम्हारे पास दिमाग है या ना? तनय सदमे में ही था कि रीति की अगली लाइन सुनकर झटके से रीति को देखा, जिसे कहना चाहते हो, तुम पागल हो क्या? रीति, ज्यादा हैरान मत हो, तुम्हें क्या ये नहीं समझ आता कि अगर प्रेक्षा उसके अलावा किसी दूसरे से शादी करती तो आज अभ्युदय प्रेक्षा के पति के मर्डर के इल्जाम में जेल में होता। तनय कुछ बोलता उसके पहले ही केबिन में रखा फोन बजने लगा। तनय ने कुछ देर बात की, फिर फोन रखकर बोला, कल सर की शादी में तुम प्रेक्षा के साथ आ जाना, एड्रेस सेंड कर दिया है मैंने, और अब तुम अपनी बकवास ले जा सकती हो यहाँ से। रीति गुस्से से, हाँ हाँ जा रही हूँ, मैं कौन सा केबिन में तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। इतना बोलकर रीति तुनकते हुए वहां से चली गई। तनय अपने बाल फेरते हुए मुस्कुराहट के साथ खुद से ही बोला, अरे तो कर लो ना शादी, मैं खुशी से जीवन भर तुम्हारी नॉन स्टॉप बकबक सुनने को तैयार हूँ। और अब मुझे अभ्युदय से बात करनी होगी। इतना बोल उसका नंबर डायल करने लगा। तनय ने फोन लिया ही था कि उसके कान में रीति की आवाज सुनाई दी, जो कुछ सामान लेने वापस केबिन में आई थी। रीति, और मैं तुम्हें जैसे छुई मुई नाजुक से लड़के से शादी करूंगी, जबकि मुझे पता है कि शादी के बाद इस नाजुक लड़की टाइप के कोमल लड़के को मुझे पालन पोषण करना पड़ेगा। इतना बोल उसने अपना सामान लिया और एक आंख विंग करते हुए केबिन से बाहर चली गई। तनय ने अपना सर पीट लिया। प्रेक्षा और रीति ऑफिस के बाद शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। रीति, वैसे क्या तूने बॉस के बेटे को देखा है? प्रेक्षा, नहीं यार, लेकिन ऑफिस में बातें बहुत सुनी हैं। उनकी मंगेतर 5 साल बाद कोमा से रिकवर हुई है और अब दोनों की शादी हो रही है। उनका छोटा बेटा भी 5 साल से घर नहीं आया है, शायद इस शादी में वो भी शामिल हो। चल जल्दी रेडी हो जा, शादी में जाना है। शादी में मिस्टर दिग्विजय राणा, मिसेस करुणा दोनों मेहमानों में बिजी थे। तभी प्रतिभा जी पास में आई और बोली, मेरा अभी आ गया क्या? मिस्टर दिग्विजय आ जाएगा, माँ वो जरूर आएगा, आप परेशान ना हो।
प्रतिभा जी जैसे ही मुड़ी, सामने अभ्युदय खड़ा था। ब्लैक थ्री पीस सूट में वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। प्रतिभा जी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए, अभी भूल गया था हम सबको, कितनी देर लगा दी तूने आने में। अभ्युदय, अब आ गया दादी, अब नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। बस कुछ काम था जो पूरा कर लूं, फिर तो यहीं रहूंगा आप सबके साथ। अब चलो मेरे साथ, भाई की शादी एंजॉय करो। इतना बोल दादी को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। रीति और प्रेक्षा जैसे ही अंदर आईं, उनकी नजर सीढ़ियों से आती क्रिया पर गई। 5.3 हाइट, गेहुआ रंग, काली बड़ी आंखें, बहुत ही साधारण लग रही थी। उसने नॉर्मल मेकअप के साथ सुर्ख लाल रंग का लहंगा कैरी किया हुआ था। रीति, यार मुझे लग रहा मैम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। प्रेक्षा, चुप रहे, यहाँ सब हमें नॉर्मल इंसान समझ रहे हैं। तू अपना पागलपन मत दिखा, नहीं तो शादी से धक्के मार कर निकालेंगे, साथ ही कल ऑफिस से भी निकाल देंगे। तो प्लीज यार, अब चुपचाप शादी देखकर चलते हैं। चल सर से मिल लेते हैं। दोनों जैसे ही मिस्टर दिग्विजय के पास गईं, उन दोनों ने देखा कि वो मिसेस करोड़ा जी के साथ बहुत खुश होकर कुछ बात कर रहे हैं। तभी प्रेक्षा बोली, नमस्ते सर, शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिस्टर दिग्विजय, अरे धन्यवाद, लेकिन शुभकामनाएं शादी वाले जोड़ों को देना है बेटा। उन्होंने बड़े प्यार से बोला। मिसेस करुणा बहुत गौर से प्रेक्षा को देख रही थीं। गोरा रंग, भूरी छोटी आंखें, तीखे नैन नक्श के साथ उसने येलो नेट हैवी साड़ी विद ब्लैक ब्लाउज पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी उसकी नज़र उसके गले में पड़े मंगलसूत्र और मांग के सिंदूर पर गई। उसने हाथों में सुहाग का चूड़ा पहन रखा था। ये सब देखकर उनकी सोच को विराम लग गया। उन्होंने हल्के से बोला, तुम्हारी शादी हो गई है क्या बेटा? वैसे इतनी जल्दी शादी कर ली तुमने? उनकी बातें सुन प्रेक्षा awkward सा फील करने लगी और जैसे कुछ बोलने को हुई, तभी रीति तपाक से बोल उठी, वो आंटी जी, इसने अपने आशिक पति के साथ भागकर शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। बताओ आंटी जी, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कोई करता है क्या? इसने मुझे बहुत निराश किया और इसके उस आशिक पति ने भी मुझे धोखा दिया, जबकि मैंने उसकी कितनी मदद की थी। उनके पीछे अभ्युदय अपनी दादी के साथ खड़ा खांसने लगा, तो सबने उसकी तरफ देखा। वो थोड़ा परेशान सा लगा। दूसरा रीति की बातें वह सुन चुका था। तभी सबने एक साथ बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ? तभी रीति ने फिर अपना मुंह खोला, यही तो हमारी छोटी सी प्रेक्षा के लंबे से आशिक पति हैं, जिनके साथ ये आधी रात को भागी थी। उसकी बात सुनकर प्रेक्षा खिसियानी हंसी हंसते हुए थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, वो आंटी ये थोड़ा मजाक ज्यादा करती है, आप इग्नोर कीजिए इसकी बातों को। इतना बोल वो अभ्युदय के पास आकर बोली, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो आपके बड़े भाई की शादी थी ना। फिर जैसे ही उसके मन में कुछ खटका सा लगा, उसने हैरानी से अपने चारों ओर देखा तो पाया कि उसके बॉस की फैमिली भी हैरानी से उसे ही देख रही है। खासकर अभ्युदय के बगल में खड़ी वो बूढ़ी दादी। उसने अभ्युदय को देखा। उसने अपने बालों में हाथ फेर कर हाँ में गर्दन हिला दिया, जैसे कह रहा हो, तुमने बिल्कुल सही सोचा। प्रीति जैसे कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, अब इसे क्या हुआ और तुम कैसे पति हो? मैंने तुम्हें सिर्फ प्रेक्षा के रूम से बाहर जाने का बताया था और तुमने शादी कर ली। और तुम्हारी बीवी, उसकी तो बात ही निराली है। मुझ पे गुस्सा हो रही है, मैंने क्या कर दिया तुम लोगों के साथ? अभ्युदय बेचारा सा मुंह बनाते हुए पहले प्रेक्षा रीति को देखा, फिर अपनी दादी की तरफ और फिर अपने पापा और माँ को देखते हुए धीरे से बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया रीति, बस गलत होने का ये समय बिल्कुल सही नहीं था। तभी मिस्टर दिग्विजय की कड़क आवाज सुनाई दी, चलो पहले प्रभाव की शादी में शामिल हो सब लोग, फिर घर चलकर बाकी बातें होंगी। उन्होंने सब लोग में ज्यादा जोर देकर बोला और मंडप में आकर खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। अभ्युदय सोचता रह गया कि ये सब अभी क्यों हो गया। भाई की शादी के बाद में खुद सबको सच बताने वाला था। इस रीति के पास सच में कम दिमाग है। शादी के बाद एक बड़े से हॉल में मिस्टर दिग्विजय के सामने फैमिली के सभी लोग खड़े थे और एक किनारे में अभ्युदय और प्रेक्षा खड़े हुए थे। उन्होंने एक नज़र उन दोनों की ओर देखा और फिर बाकी सबकी ओर देखते हुए प्रभाव से बोले, आप क्रिया बेटा के पास जाएं और हाँ, कॉलेज में रिजाइन वाला काम पूरा कर दिया है ना?
प्रभाव, जी पापा कर दिया है। इतना बोलकर वो सीढ़ियों से बढ़ता हुआ आगे चला गया। मिस्टर दिग्विजय, हाँ तो अब तुम दोनों को कुछ कहना है। अभ्युदय, पापा वो मैं। मिस्टर दिग्विजय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। शादी कोई मजाक है क्या, जो जाकर खुद कर लिया? घर वालों की सलाह तो दूर की बात, उन्हें बताना भी जरूरी नहीं लगा। अभी यही शिक्षा मिली है तुम्हें हमसे। शादी ही करना था तो बात करते हमारे पास आकर, ये कैसा तरीका था? प्रेक्षा ने आगे बढ़कर बोला, सर हमने तो मना कर दिया था शादी के लिए, इन्होंने ही उस टाइम हमें फोर्स किया था। मिस्टर दिग्विजय गुस्से में अभ्युदय को घूरते हुए बोले, अगर इसने ऐसा किया था तो आप पुलिस कंप्लेंट भी तो कर सकती थी बेटा। आप एजुकेटेड हो, फिर ऐसे शादी कैसे कर ली आपने? प्रेक्षा, सर हमें शादी के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि हमारी वजह से हम अभी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, और पुलिस के पास जाते तो हमारे अंकल को पता चल जाता कि हम यहाँ हैं, और फिर हमारी वजह से हमारे अंकल इन्हें भी हमारी प्रॉपर्टी की वजह से नुकसान पहुंचाते, जैसे हमारे पापा के साथ किया। इतना बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। मिस्टर दिग्विजय, तो बेटा आप हमारे पास आती ना, हम आपकी मदद करते। अभ्युदय उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, पापा मैंने जल्दी में शादी कर ली क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था, और ये मुझे छोड़कर इस शहर से हमेशा के लिए जा रही थी, वो भी बिना बताए। मिस्टर दिग्विजय, तो अब आप दोनों क्या चाहते हैं? प्रेक्षा सर झुकाए खड़ी थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोले। तभी अभ्युदय बोला, पापा मैं एक मौका चाहता हूँ प्रेक्षा से। मिस्टर दिग्विजय, ठीक है, मैं 15 दिन का समय देता हूँ। उसके बाद भी अगर प्रेक्षा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी तो तुम उसको परेशान करना छोड़ दोगे। और एक बात, अभी तुम्हारे सिविल सर्विस के मेन रिजल्ट क्लियर हुए तो ठीक, नहीं तो ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अब जाओ तुम अपने फ्लैट। प्रेक्षा बेटा, अब से आप यहीं रहेंगी, और रीति बेटा आप भी। अब जाओ आप दोनों रेस्ट करो, कल ऑफिस से लीव लो और अपनी शिफ्ट कर लो। अभ्युदय, पापा अब मैं भी घर में ही रहूंगा। 2 दिन बाद प्रेक्षा और रीति टीवी देखते हुए बातें कर रही थी। तभी कमरे में मिस्टर दिग्विजय आए। दोनों लड़कियां तुरंत उठ खड़ी हो बोली, अरे सर आप, कुछ काम था क्या? मिस्टर दिग्विजय, अब आप दोनों हमारी बेटियां हैं तो आप हमें पापा बुलाया करो। अभी के साथ आपका रिश्ता हो या ना हो, फिर भी आप हमारी बेटी रहेंगी। हम बस इतना कहने आए थे कि ये घर आपका ही है, और कोई ज़रूरत हो तो आप अभी की माँ को बोल सकती हैं। हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना, और हाँ कुछ दिन आराम करो। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रीति ने बोला, यार तेरे ससुराल वाले तो बड़े अच्छे हैं। तभी प्रेक्षा बोली, घर में बहुत अच्छे हैं सब, बस ये मुझे नीम चढ़े करेले की तरह लगता है मुझे। रीति, और वो क्यों? प्रेक्षा, पता नहीं क्यों, अब बहुत घबराहट सी होती है जब वो पास आते हैं। रीति, मतलब मैडम को भी अपने पति से प्यार होने लगा है। प्रेक्षा, अपनी बकवास बंद कर दे, मैं बता रही हूँ। रीति, वैसे मैं कुछ और भी सोच रही थी। प्रेक्षा ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, तू ज्यादा मत सोच, नहीं तो खत्म हो जाएगा। रीति, क्या खत्म हो जाएगा? प्रेक्षा, वही जो तुम्हारे पास नाम मात्र को है। रीति, क्या दिमाग की बात कर रही है? वो इतना बोलते हुए अभ्युदय उन दोनों के पास आ गया, और फिर से बोला, तुम्हारी दोस्त तुम्हें कम दिमाग वाली बोल रही है रीति। प्रेक्षा अभ्युदय की बात सुनकर उसे गुस्से में घूरने लगी, और रीति की ओर पलटकर बोली, ऐसा नहीं है रीति, ये तो कुछ भी बोलते हैं ना। इतना बोल वो रीति की तरफ बढ़ने लगी। तभी रीति बोली, यार मैं जा रही, मुझे कुछ काम याद आ गया। इतना बोल वो वहां से आगे बढ़ गई। अब कमरे में प्रेक्षा और अभ्युदय बस बचे हुए हैं। अभ्युदय को देखकर प्रेक्षा बोली, कुछ काम था आपको? हाँ वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है सिविल सर्विस का, तो मुझे वहां जाना होगा। कभी कभी लगता है मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे मन में अपने लिए जगह नहीं बना पाया। हो सके तो मुझे माफ करना मेरी गलती के लिए। पापा की बात सुनकर मुझे लगा कि सच में मुझे कोई भी फैसला तुम्हारी मर्जी के साथ करना चाहिए था, लेकिन मैंने सोच लिया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन 20 दिनों में अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, तो आगे जो फैसला तुम्हारा होगा वो मुझे मंजूर होगा। अब मैं चलता हूँ, पैकिंग भी करनी है। इतना बोलकर अभ्युदय बिना प्रेक्षा की बात सुने वहां से चला गया।
प्रेक्षा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ अचानक से। अभ्युदय कैसे बात बिना सुने ही चला गया। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसने उसे ज्यादा ही दुखी कर दिया है, तभी उसने ये फैसला किया। इधर अभ्युदय फ्लैट से जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी तनय वहां आते हुए बोला, क्या हुआ? तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तेरा सपना पूरा हुआ। वैसे तूने अभी तक बताया क्यों नहीं कि तेरी पोस्टिंग किधर मिली है? अभ्युदय, पोस्टिंग का जानकर क्या करेगा यार? वैसे भी अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाकर सब कुछ कैसे संभालूंगा। आज तक प्रेक्षा ने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। शायद मेरे जाने के बाद वो अच्छा फील करे। जितना उसके लिए सोचता हूँ, मुझे अब गिल्टी फील होने लगी है यार। ऐसा तो नहीं था, बस अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। वैसे भी रात भर पापा की बातें जहन में चलती रहीं कि मुझे बिना उसकी मर्जी के शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं सो भी नहीं पाया कल। ना बोल वो फिर से कुछ सामान रखने लगा। आज तनय को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने कभी उसे इतना दुखी नहीं देखा था। उसने मन ही मन कहा, शायद अंकल की बातों ने इसकी हिम्मत तोड़ दी। प्रेक्षा, अब मुझे लगता है कि तुम भी पछताने वाली हो। अब तनय को एक पल भी रुका नहीं गया। वो बोला, कल स्टेशन पर ड्रॉप कर दूंगा, मेरा वेट करना। इतना बोल वहां से चला गया। दूसरे दिन तनय उसे स्टेशन पर ड्रॉप कर ऑफिस के लिए निकल गया। अभी तक घर पे किसी को नहीं पता था कि वो जा चुका है। सुबह को प्रेक्षा अभ्युदय से मिलने गई तो उसका फ्लैट लॉक देखकर उसे लगा वो कहीं गया होगा। फिर कुछ सोचकर उसने अभ्युदय को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। मन मारकर वो वापस घर आ गई। कुछ दिनों बाद जब घर में सबको अभ्युदय के फैसले के बारे में पता चला तो घर पे भी सब परेशान हो गए। अब तो प्रभाव और क्रिया भी अपने हनीमून से आ चुके थे और प्रभाव ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अब प्रेक्षा, क्रिया और बाकी घर वालों से घुल मिल गई थी, लेकिन अब उसे हर वक्त अभ्युदय की यादें घेरे रहती थीं। लेकिन अभ्युदय जैसे यहाँ से हर चीज भूलकर चला गया था। न खुद फोन करता था, न उसके या घर वालों के फोन रिसीव करता था। उसके दूर जाते ही प्रेक्षा को एहसास हुआ कि उसे अभ्युदय से कितना प्यार है। उसकी यादों के साथ अब वो अभ्युदय के परिवार को ही अपना परिवार समझकर संभालने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अभ्युदय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि उसने प्रेक्षा को 20 दिन सोचकर फैसला लेने को बोला था। 3 महीने बाद प्रेक्षा क्रिया के साथ बैठी रो रही थी। क्रिया ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, चिंता मत करो प्रेक्षा, अभी तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। प्रेक्षा, लेकिन कब भाभी? 3 महीने हो गए ना। ना वो खुद फोन करता है और ना ही मेरा फोन रिसीव करता है। क्रिया, ये आदमी की सोच ही ऐसी है यार। जब हम इनके किए पर मर रहे होते हैं तभी इन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। अब मुझे ही देख लो, जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी तब कहीं प्रभाव ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। इसका मतलब अभी के वापस आने के लिए प्रेक्षा को मरना होगा। भाभी, जब ये मरी जाएगी तब इसके आशिक पति किसके पास आएंगे? ऐसा बोल एक उंगली को सोचने की मुद्रा में करते हुए रीति कमरे में दाखिल हुई और उसकी ये बिना सिर पैर की बात सुनकर प्रेक्षा के गले में पानी फंस गया और जोर जोर से खांसने लगी। प्रेक्षा को खांसते हुए देखकर रीति फिर बोली, अब क्या हुआ? जब प्यार किया तो डरना क्या? अब क्या तू अपने प्यार के लिए तू मर भी नहीं सकती है? ये तेरा सच्चा प्यार है। अरे मैं तो अपने प्यार के लिए अपने प्यार की अच्छे से पिटाई भी कर सकती हूँ। इतना बोल वो अपने बालों के झटके से पीछे करते हुए जाकर उन दोनों के बीच ही बैठ गई। प्रेक्षा, जो पहले से ही परेशान थी, रीति की बात सुनकर भड़कते हुए बोली, मेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कहीं मैं तुझे ही ना मार दूं, क्योंकि जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तो किसी ना किसी दिन किसी के हाथ से तो मरेगी ही। फिर उसकी तरफ उंगली करते हुए फिर से बोली, इसलिए बोल रही, सुधार ला अपनी हरकतों में। उन दोनों की बातों के बीच आते हुए क्रिया ने बोला, हाँ आज मैं भी प्रेक्षा से सहमत हूँ। देखो रीति, अब तुम्हारी भी शादी होगी तो बताओ, तुम्हारा होने वाला पति अगर तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनेगा तो क्या सोचेगा? रीति जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी वहां मिसेज करुणा, अभ्युदय और प्रभाव की माँ आते हुए बोली, तुम तीनों यहाँ झगड़ रही हो। वहां माँ जी कब से तुम तीनों का इंतजार कर रही हैं। चलो अब चाय पीते हुए बात करेंगे। इतना बोलकर करुणा जी अपने साथ उन तीनों को लेकर बाहर आ गई, जहाँ प्रतिभा जी अभ्युदय की दादी बैठी थीं और उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन सब के आते ही उन्होंने उन सबको पास बुलाकर बोली, सही समय में आई हो तुम चारों। और इतना बोलकर उन्होंने उस बॉक्स में से 4 अंगूठियां निकालीं और उन चारों को देते हुए बोली,
ये जब मैं तुम सबकी उम्र में थी तब पहना करती थी। मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरे लिए 5 रिंग बनवाई थी। एक तो मैं हमेशा पहनती हूँ। बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ की उंगली दिखाई और बाकी की 4 मैंने रख दी थी। आज जब मैं कुछ पुरानी चीजें देख रही थी तब ये मुझे मिली, तो सोचा तुम सबको भी दे दूं। मेरी माँ का आशीर्वाद है इसमें। मिसेस करुणा के साथ साथ उन तीनों ने भी उस रिंग को अपने हाथ में डालकर एक साथ बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है दादी माँ। मिसेस करुणा, हाँ माँ, आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है माँ। अब देखो ना, आपका नालायक पोते का 3 महीने से कोई पता नहीं है, और दूसरा उसका वो एक और नालायक दोस्त तने। वैसे तो उसे सब पता होता था, लेकिन अभी के बारे में जुबान बंद कर रखी है उसने भी। तभी वहां तने आते हुए बोला, आंटी मुझे याद कर रही हैं क्या? तने को आते देख रही थी, कुछ चिढ़ते हुए बोली, अरे देखो तो कौन आया है, हमारे नाजुक से सर, जिनसे काम नहीं होता है। वैसे आपको कोई भी याद नहीं कर रहा, बस दादी माँ जानना चाहती हैं कि अभ्युदय सर कहाँ हैं। इतना सुनते ही तने सीरियस होते हुए बोला, वो आ जाएगा दादी माँ, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी आप सबको भी लगता था ना कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो समझ लीजिए उसने खुद को सजा दे दी आप सबसे दूर रहकर। इतना बोलकर वो प्रेक्षा के पास धीरे से बोला, वैसे अभी ने बोला था एक बार मुझसे कि जिन लड़कियों की हाइट कम होती है वो अपनी जुबान से लंबे लड़कों को मात देने में अव्वल होती हैं। अब देख लिया मैंने, तुमने और तुम्हारी छाता ने अभी को बहुत बुरी तरह मात दे दिया। इतना सुनते ही आज 3 महीने बाद प्रेक्षा ने अपने पहले वाले अवतार में बोला, आने दो तुम्हारे उस नालायक दोस्त को, टांगे ना तोड़ दी तो। प्रेक्षा अभ्युदय राणा नाम नहीं मेरा समझे, परेशान करके रख दिया है पूरे घर को। 20 दिन में आने को बोलकर 3 महीने से आजाद घूम रहा है। इतना बोल वो गुस्से में जाकर दादी माँ के पास बैठ गई, और तने भी मुस्कुराते हुए ये बोलकर निकल गया कि मैं शाम को आता हूँ आंटी, अभी कुछ काम याद आ गया। इन सब बातों में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि तनय के हाथ में जो फोन था उसकी स्क्रीन में अभी नाम शो हो रहा था, लेकिन कोई था जिसकी पूरी नजर पूरे समय तन्मय के ही फोन में गड़ी थी। अनजान जगह में एक अंधेरे कमरे में नाइट बल्ब की हल्की नीली रोशनी में एक आदमी बार बार टेबल लैंप को ऑन ऑफ कर रहा था। उसके हाथ में एक फोटो फ्रेम था जिसमें एक लड़का किसी लड़की के साथ खड़ा था। शायद वो किसी की शादी में गए थे। उस आदमी ने फोटो को देखते हुए कहा, क्या सच में तुम चाहती हो मैं वापस आ जाऊं? सच कहूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारे सामने आने की, कि कहीं तुम 20 दिन के बाद ये शादी खत्म करने का फैसला ना ले लो। लेकिन जब कल तुम्हारी आवाज़ सुनी तो ये दिल फिर से बेचैन हो उठा तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। इतना बोल उसने फोटो वाली लड़की को एक बार फिर बहुत प्यार से देखा और उस फोटो को लेकर बेड पे लेट गया। शायद उसे फोटो फ्रेम लेकर सोने की आदत हो गई थी। इधर एपीआर इंडस्ट्री के एक केबिन में तनय बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में कोई जल्दबाजी में आया। तनय ने फाइल देखते हुए ही बोला, ऑफिस में कम से कम मेरी इजाजत ले लिया करो मिस रीति। और इतना बोलकर उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसने नोटिस किया आज रीति का फेस गुस्से से लाल हो रखा था। ये देख तनय ने पूछा, क्या हुआ, यूं किसी बात को लेकर गुस्सा हो? रीति, तुम्हें उससे क्या? बड़े ढीठ किस्म के इंसान हो तुम और तुम्हारा वो दोस्त भी। तुम दोनों सबसे छुपकर एक दूसरे के कनेक्शन में हो, और यहाँ हमारे सामने दिखाते हो कि वो अपनी आशिकी का टोकरा लेकर यहाँ से दूर चला गया है। ये प्रेक्षा घुलती जा रही है ये सोचकर कि उसका वो आशिक पति नाराज है उससे। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए तने बोला, कभी रिस्पेक्ट से उसका नाम भी ले लिया करो, तुम्हारी दोस्त का पति है वो। बस फिर क्या था, रीति का कंट्रोल खुद पर से खत्म हो गया और वो ऑफिस में चारों तरफ नजर डालने लगी। उसकी नजर पास रखे पेपर वेट पे पड़ी और उसने उसे हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हारे दोस्त को तो बाद में देखूंगी। प्रेक्षा शांत हो गई है, लेकिन मैं आज भी वही हूँ। इतना बोलकर वो तनय की तरफ दौड़ी। तनय, हे वेट, मुझे सच में लग जाएगी यार, क्या कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने जो मुझे मारने के लिए पीछे पड़ी हो? मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? इतना बोलकर तनय ने रीति का हाथ पकड़ लिया। रीति, मेरा मेरा ये होगा कि तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी जगह प्रमोशन लूंगी। तुमने किया क्या है? क्या सच में तुम्हें नहीं पता? कल मैंने देखा था तुम्हारा फोन जिस पे अभी का नाम रिसीव हो रखा था।
मतलब उसने कल की सारी हमारी बातें भी सुनी होंगी, फिर भी प्रेक्षा को एक कॉल तक नहीं किया और तुम उसका साथ दे रहे हो। इतना बोलकर उसने जोर से अपना पैर उसके पैर पे दे मारा और बिना उसकी तरफ देखे केबिन से बाहर निकल गई। इधर केबिन के अंदर तने अपना पैर पकड़कर चिल्लाते हुए, ओ गॉड, कितनी जहर लड़की है, कितनी जोर का मारा है मुझे, क्या हो गया तने? अगर इस लड़की से प्यार ना होता तो इस ऑफिस से कब का आउट कर देता इसे। ये प्यार क्या ना करा दे, अभी को साधु बना दिया और मुझे मेरे ही ऑफिस की घंटी, जिसे ये रीति नाम की देवी रोज बजाती रहती है। इतना बोलकर वो फिर फाइल लेकर बैठ गया। प्रिया और प्रेक्षा जैसे ही दादी जी के पास गए, उन्होंने बोला, बेटा तुम दोनों अगर फ्री हो तो मेरे साथ मंदिर तक चलो, आज मेरा बहुत मन घबरा रहा है। तभी मिसेस करोड़ा जी भी उन दोनों के पास आकर बोली, हाँ बेटा जाओ, तुम दोनों भी रेडी हो जाओ, मैं भी साथ चलूंगी। जी माँ, हम आते हैं। इतना बोलकर दोनों अपने कमरे में चली गईं। आज प्रेक्षा को अनजाना सा डर और घबराहट लग रहा था। उसने खुद ही खुद में कहा, आप ठीक तो होंगे ना अभी? कुछ सोचकर उसने आज इतने दिन बाद मैसेज टाइप किया, अभी आपको इतना इंतजार कराने के लिए सॉरी। जब आप घर आएंगे तो आपको अपनी बही प्रेक्षा मिलेगी, जिसे आपने अपने दिल में जगह दी है। हर बात कहनी जरूरी नहीं है, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आना, आपकी प्रेक्षा। और फिर वो मैसेज अभ्युदय को सेंड कर दिया। कुछ समय बाद ही सब मंदिर के लिए निकल गए। जैसे ही सब मंदिर की सीढ़ियों में पहुंचे तो एक वैन आकर सामने रुकी। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वैन का डोर खुला और किसी ने प्रेक्षा को अंदर खींच लिया और देखते ही देखते वो वैन आंखों से ओझल हो चुकी थी। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही ना मिला। इधर ऑफिस में तनय रीति के सामने सर झुकाए खड़ा था और रीति उसे ही घूर रही थी। तभी तनय ने बोला, अगर तुम्हारा जवाब ना है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइफ भी अभी प्रेक्षा जैसी हो जाए। जरूरी नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है तो तुम्हें भी मुझसे हो। इतना बोल वो फिर चुप हुआ और वापस जाने लगा। रीति ने उसे रोकते हुए बोला, क्या जवाब लिए बिना जाओगे? कभी कभी खामोशी को भी समझना चाहिए, जवाब तो हर कोई देता है। इतना सुनते ही तनय ने रीति की तरफ देखा। आज उसकी आंखों में उसे कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। उसने नोटिस किया कि आज रीति की आंखों में अलग ही चमक थी। रीति ने फिर से बोलना शुरू किया, मुझे लगा था कि तुम कुंवारे ही मरोगे, लेकिन फाइनली तुम्हारा दिमाग सही से काम करने लगा। वैसे अब हम जल्दी ही शादी करेंगे, क्योंकि जितना तुम्हारा दिमाग है ना, उस हिसाब से मुझे तुम्हारी लाइफ में जल्दी आकर तुम्हें सुधारना बहुत जरूरी है। तुम्हारी बेअक्ली का भुगतान बेचारी मेरी बेइज्जती कर रही है, और वो बिना किसी काम का अभ्युदय रोज तो हर जगह अपनी आशिकी दिखाता था, पर अब उसे नहीं दिखाई दे रहा। मेरी प्रेक्षा उसे कितना मिस कर रही है। बोलते हुए वो तनय के पास आई और उसके गले लग गई। सॉरी तनय, तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने। तनय, नहीं, मुझे पता है कि तुम दिल की बहुत साफ लड़की हो। दोनों इस बात से अनजान कि मिस्टर दिग्विजय उनके केबिन में आए और उन्होंने बोला, वैसे तुम दोनों तो हमें बताकर ही शादी करोगे ना, कि उस नालायक अभी की तरह छुपकर ही कर लोगे? जैसे ही दोनों के कानों में उनकी आवाज गई, दोनों झटके से अलग हो गए और सर झुका लिया। तुम सब बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। हम खुश हैं कि आपने एक साथ फैसला किया अपनी लाइफ का। इतना बोलकर उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रख दिया और बोले, तनय, मैं जरूरी काम से आउट ऑफ इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। प्रभाव मीटिंग में है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे आने में 15 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम प्रभाव से बता देना। और रीति बेटा, आप प्रेक्षा का ध्यान रखना। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। मंदिर में सब बहुत परेशान थे। उन सबको समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने मिस्टर दिग्विजय को कॉल किया तो कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो प्लेन में थे। क्रिया ने भी प्रभाव को कॉल किया, उसका फ़ोन साइलेंट में था, तो उसने भी कॉल रिसीव नहीं किया। सब परेशान थे। तभी कुछ सोचकर मिसेस करुणा ने तनय को कॉल किया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मिसेस करुणा ने उसे सारी बात बता दी। इधर तनय ने सारी बात सुनकर शॉक्ड रह गया, फिर बोला, मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। इतना बोलकर वो ऑफिस से निकल गया। तनय सबको घर लेकर आ गया था। प्रभाव भी मीटिंग छोड़कर घर आ गया था। तनय भी बार बार अभ्युदय को कॉल कर रहा था। इन महीनों में पहली बार था जब अभ्युदय तनय का कॉल रिसीव नहीं किया था। घर में सभी परेशान हो चुके थे। इन सब में किसी को ध्यान ही नहीं आया
कि पुलिस में इन्फॉर्म कर दें। दूसरी तरफ अभ्युदय पुलिस स्टेशन में बैठा था। वहां से उससे फोन करके बताया गया था कि जिन दो लोगों के अगेंस्ट उसने प्रूफ देकर उन्हें सजा दिलवाने में पुलिस की हेल्प की थी, वो लोग जेल से 4 दिन पहले से फरार हैं। ये सब सुनकर वो बहुत परेशान था, क्योंकि वो दो लोग प्रेक्षा के चाचा और उनका बेटा था। इन सब में उसे एक बार भी ध्यान नहीं आया कि उसका फोन तो वो अपने रूम में ही भूल आया था। रूम पहुंचकर उसने जब अपना फोन देखा तो उसमें तनय के 120 मिस कॉल थे। उसने तुरंत कॉल बैक किया। सामने से तनय की परेशान सी आवाज आई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, तनय ने उसे पूरी बात बता दी। अब विदय ने कुछ देर उससे बात की और उसे कुछ बताकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एक अंधेरे से घर में प्रेक्षा को होश आया तो उसे मंदिर के बाहर से लेकर सारी घटना घूम गई। उसे वैन में किसी ने खींचा, जैसे वो कुछ समझ पाती। किसी ने उसके नाक पर रूमाल रखा और वो बेहोश हो गई। इतना याद आते ही उसने पहले खुद को देखा, फिर अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि वो उसी का घर है और उसके पापा का कमरा है। उसे जैसे कुछ समझ आया हो, उसने पहले अपने फोन को चेक किया और कोई नंबर डायल करने लगी। इससे पहले कुछ कर पाती, अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सामने से मिस्टर रणधीर के साथ आलोक भी अंदर आ गया। प्रेक्षा के अंदर कोई भाव नहीं थे, जैसे वो पहले से ही समझ गई हो कि यही लोग आने वाले हैं। आलोक के हाथ में कुछ पेपर थे, तो वही मिस्टर रणधीर शर्मा के हाथ में पिस्टल थी, जिसे वो ले जा रहे थे। आलोक, प्रेक्षा तुम्हें होश आने में काफी टाइम पहले ही लग गया और हमारे पास टाइम वैसे भी कम है। आई होप तुम समझ गई होगी कि तुम्हें क्या करना है, तो जल्दी से इनमें साइन कर दो। तुम्हारी इस दोस्त से तो हम कभी भी निपट लेंगे। प्रेक्षा, अगर आप मुझे जान से मार दोगे तब भी नहीं करूंगी। वो सब मेरे पापा की मेहनत की कमाई गई प्रॉपर्टी है और उसमें कुछ अच्छा कामिल होगा। आपके लिए मैं खुद की नज़र में तो नहीं गिर सकती। इतना सुनते ही मिस्टर रणधीर ने आगे बढ़कर एक जोर का तमाचा प्रेक्षा के गाल पे दे मारा। दर्द से उसने अपनी आंखें भींच लीं। आलोक ने आगे आते हुए बोला, तुम्हें मार तो वैसे भी देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद। ये सब सुनकर प्रेक्षा ने अपना सर उठाया और बोला, कभी नहीं, और उठकर खड़ी हो गई। उसने आलोक को मिस्टर रणधीर शर्मा की तरफ धक्का दिया। आलोक मिस्टर रणधीर के ऊपर जा गिरा तो पिस्टल उनके हाथ से छिटक कर दूर हो गई। बस इतने में ही प्रेक्षा ने अभी यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से बाहर की ओर भागी। तभी वो किसी खंबे से टकरा गई। उसने सर उठाकर जैसे ही देखा तो उसकी आंख से आंसू आ गए। वो किसी खंबे से नहीं, अभ्युदय से टकराई थी। उसे महीनों बाद देखकर प्रेक्षा को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसे ध्यान आया कि वो इस वक्त कहाँ है, तो उसने पलटकर देखा। अब तक रणधीर शर्मा के साथ आलोक भी संभल चुका था, लेकिन इस बार पिस्टल आलोक के हाथ में थी। अभ्युदय ने आगे बढ़ते हुए कहा, वैसे इतने गुनाह करते हुए तुम लोगों के अंदर जो लालच कम नहीं हो रहा, उसकी भरपाई के लिए तुम्हें इस बार तो छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो कदम उठाए, लेकिन तभी आलोक ने बोला, कैसे रहेगा अगर मैं पहले ही तुम्हें मार दूं तो? तभी प्रेक्षा चिल्लाई, सोचना भी मत उसे कुछ करने की। आलोक, अब तो जरूर ऐसा ही करूंगा। हम दोनों की लाइफ तुम्हारे कारण बर्बाद हो गई, तो अब तुम्हें भी मैं खुश नहीं रहने दूंगा। इतना बोल उसने गन अभ्युदय के ऊपर तान दी। इस समय प्रेक्षा की नजरों में अपने लिए फिक्र और खोने का डर अभ्युदय साफ देख पा रहा था। इसी वजह से उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आलोक गन तान कर रखा है। तभी उस कमरे में एक गोली चलने की आवाज गूंजी और प्रेक्षा वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ घंटों बाद प्रेक्षा होश में आई तो उसने खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाया। उसने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि मिस्टर दिग्विजय के साथ पूरा परिवार के लोग वहीं खड़े हैं और साइड में दादी बैठी हैं। फिर उसकी नज़र किसी को तलाश कर रही थी। वो जल्दी से उठी, तभी उसे अपने सिर में जोर से दर्द का एहसास हुआ। फिर वो खुद को संभालते हुए बाहर की ओर दौड़ी। पूरा परिवार हैरानी से खड़ा रह गया। तभी रीति ने उसे आवाज लगाते हुए जल्दी से उसके पास गई। रीति, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? तेरे सिर में चोट लगी है, चल अभी आराम कर। उसने जैसे ही प्रेक्षा का हाथ पकड़कर अपनी ओर किया, उसने देखा कि प्रेक्षा कांप रही है और उसकी आंखों में आंसू छलक आए हैं। उसने जैसे ही देखा तो बोली, क्या हुआ? प्रेक्षा रोते हुए, उन्होंने गोली मार दी। रीति, किसे? आज रीति सीरियस लग रही थी। उसने नॉर्मल होकर पूछा,
प्रेक्षा जोर जोर से बिलखते हुए, उन्होंने मेरे अभी को गोली मार दी, मेरे सामने ही। रीति, उन्होंने मेरी वजह से उसे गोली मार दी। इतना बोल वो रोते हुए फिर बोली, तुझे पता है उसने मुझसे शादी की थी, लेकिन कभी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की। और मैंने क्या किया? मुझे उसकी इन्हीं बातों से प्यार हो गया उससे। लेकिन देखना, जब तक एहसास हुआ, वो मेरी बात सुने बिना पता नहीं कहाँ चला गया। फिर भी उसके आने की उम्मीद तो थी। बोलता था कि वो सिर्फ मेरा है, और अब देखो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इतना बोल वो रीति को पकड़कर रोने लगी कि तभी उसके कानों में अभ्युदय की आवाज़ सुनाई दी, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ। इतना सुनकर वो उस ओर मुड़ी जिधर से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा, अभ्युदय हाथ में मेडिसिन के पैकेट लिए उसे ही देख रहा है। उसने फिर से बोला, मैं आज भी तुम्हारा ही हूँ, लेकिन तुम आज भी अपने छाता की ही हो। और देखो ना, तुम्हारी वजह से उस छाता पर बारिश की बूंद गिर ही नहीं पा रही हैं। ये बोल वो तनय को देखने लगा। अब तनय और रीति दोनों ही शर्माने लगे थे। प्रेक्षा ने सबको अनदेखा करते हुए सीधे अभ्युदय के गले जा लगी और बोली, तुम ठीक तो हो ना? और उसे सब तरफ देखने लगी कि कोई चोट तो नहीं लगी है। जब उसे लगा कि सब ठीक है, तो उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। तो अभ्युदय ने सब समझाते हुए बोला, पहले घर चलो, सब बताता हूँ। कुछ देर बाद घर में सभी लोग प्रेक्षा के साथ ही सोफे पर बैठे हुए थे, और अभ्युदय एक चेयर लिए बैठा हुआ था। उसने एक नज़र प्रेक्षा पर डाली और फिर बताने लगा, फ्लैशबैक। जैसे ही गोली चली, प्रेक्षा बेहोश हो चुकी थी, और साथ ही अभ्युदय के सामने खड़ा आलोक भी जमीन पर पड़ा था, और उसके साथ ही खून भी, जो कि आलोक के सीने से बह रहा था। पुलिस वालों ने अंदर आते हुए कहा, सॉरी फॉर लेट सर। इतना बोल वो रणधीर के पास पहुंच गए। वो अपने बेटे को ऐसे देखकर जड़ हो चुका था। पुलिस ने उसके बेटे पे गोली चला दी थी। क्योंकि हुआ ये था कि अभ्युदय वहां पर पुलिस लेकर गया था, और उन्हें बाहर रहने को बोलकर अकेले अंदर चला गया था। अभ्युदय प्रेक्षा के पास गया तो देखा, जब वो गिरी थी तो उसके सर पर चोट लगी है और बेहोश हो चुकी थी। उसे लेकर वो हॉस्पिटल आया था, और फैमिली में सबको कॉल किया। मिस्टर दिग्विजय को भी प्रेक्षा के किडनैपिंग का पता चला, तो वो भी वापस आ गए। आलोक को ऑन द स्पॉट डेथ क्लियर कर दिया गया। रणधीर शर्मा ने जिस बेटे के लिए अपने भाई को मार डाला था, आज वो बेटा ही नहीं रहा था। उन्होंने चुपचाप सरेंडर कर अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया था प्रेजेंट में। सब बात सुनने के बाद प्रेक्षा ने अभ्युदय का हाथ जैसे ही पकड़ा, अभ्युदय ने उस पर मजबूत पकड़ करते हुए बोला, अब भी नाराज हो मुझसे? प्रेक्षा ने बोला, नहीं, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है, तो जब तक है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इन सब बातों में वो दोनों भूल ही गए थे कि पूरा परिवार उनके साथ ही बैठा हुआ है। दादी माँ बोली, करुणा बहू, तू जरा मुझे मेरे रूम में पहुंचाने में मदद कर दे। मिसेस करुणा उठते हुए साथ में मिस्टर दिग्विजय को भी साथ चलने को बोला। क्रिया भी प्रभाव को लेकर अपने कमरे में चली गई। तनय और रीति एक साथ, अहम अहम। क्या जमाना आ गया है, आजकल लोग बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपना रोमांस दिखाने लग जाते हैं। थोड़ी भी शर्म नहीं आती? हद होती है यार। प्रेक्षा, तुम लोग बुजुर्ग हो गए हो। रीति, नहीं यार, मैं तो अभी भी जवान ही हूँ। आदमी पगला गया है। अभ्युदय भी उठते हुए बोला, वैसे तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही रीति शर्मा गई, और तनय अपने बाल में हाथ फेरते हुए बोला, जब तुम लोग बोल दो। ये बोल वो रीति के साथ जाते हुए बोला, चलो ऑफिस में कुछ काम है। इतना बोल वो दोनों बाहर चले गए। वहीं परीक्षा बोली, ये सब कब हुआ अभ्युदय? जब तुमने ऑफिस ज्वाइन कर घर संभाल लिया था, मेरे जाने के बाद। इतना बोलकर वो मुस्कुरा दिया। रात को जब परीक्षा कमरे में आई, तब उसने अभ्युदय को लैपटॉप में कुछ करते देखा तो पूछा, क्या कर रहे हो आप? अभ्युदय सोच रहा था, अब अपना ट्रांसफर अमरपुर के लिए करा के तुम्हारे और रीति के लिए भी सब सही हो जाएगा। प्रेक्षा, वैसे अभी तक आपने बताया नहीं कि आप थे कहाँ? अभ्युदय ने अपना लैपटॉप किनारे रखा और बेड की ओर बढ़ते हुए बोला, शिमला में था। और ये कहते हुए वो आकर प्रेक्षा की गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, तुम्हें पता है प्रेक्षा, इस तरह तुम्हारी गोद में सर रखकर तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन आज बहुत दिनों बाद दोनों बातें करते करते ही जाने किस पहर में सो गए, उन्हें खुद ही ना पता चला। आज दोनों के ही होठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर जहां भर का सुकून था।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।